एनिमे की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की के बारे में दिखाया जाता है जिसका नाम डियाब्लो होता है। रियल लाइफ में वो एक बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड और लोनली इंसान होता है जो कि अपनी जिंदगी का ज्यादा टाइम एक छोटे से कमरे में बंद होकर गेम्स खेलते हुए बिता देता है। उसकी रियल दुनिया बिल्कुल बोरिंग होती है, इसलिए वो अपनी खुशी सिर्फ गेम्स के अंदर ही ढूंढ पाता है। डियाब्लो एक पॉपुलर फैंटेसी गेम का हार्डकोर प्लेयर होता है। इस गेम के अंदर उसका कैरेक्टर भी डियाब्लो ही होता है जो कि एक ओवर पावर डीमन लॉर्ड होता है। गेम वर्ल्ड में वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वीक प्लेयर्स उसके सामने टिक भी नहीं पाते हैं। इसी वजह से काफी लोग उससे डरते भी हैं और उसका नाम पूरे गेम में फेमस हो चुका होता है। लेकिन एक रात अचानक से कुछ अजीब हो जाता है। डियाब्लो जैसे ही गेम खेल रहा होता है वैसे ही वो सीधा गेम के वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। जब वो होश में आता है तो उसे पता चलता है कि अब अपने इन गेम कैरेक्टर के बॉडी के अंदर है। उसके सामने दो लड़कियां होती है जो कि इस बात पर लड़ रही होती है कि डियाब्लो को किसने समन किया। डियाब्लो कुछ बोलना चाहता है लेकिन रियल लाइफ में सालों तक किसी से बात ना करने की वजह से उसकी आवाज तक नहीं निकल पाती। वो अंदर से काफी नर्वस होता है पर बाहर से अपनी कमजोरी दिखाना नहीं चाहता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने डीमन लॉर्ड के रोल में ही एक्ट करेगा। वो दोनों लड़कियों को ठंडे और घमंडी आवाज में लड़ना बंद करने का ऑर्डर देता है। तभी अचानक उन दोनों की बॉडीज बिना उनके कंट्रोल के मूव करने लगती है। वो मजबूरी में एक दूसरे से हाथ मिला लेती है और उसी वक्त उनके गले में स्लेव कॉलर्स अपीयर हो जाते हैं। ये देखकर दोनों लड़कियां बहुत ही शॉक हो जाती है क्योंकि असल में उन्होंने डियाब्लो पर इंस्लेवमेंट रिचुअल यूज किया होता है। लेकिन डियाब्लो के पास एक स्पेशल डीमन लॉर्ड रिंग होती है जो हर तरह के मैजिक को रिफ्लेक्ट कर देती है। इसी वजह से रिचुअल उल्टा उन पर ही पड़ गया होता है। सिटी जाते वक्त लड़कियां सोच में पड़ जाती है कि ये सब कैसे हो गया। तब डियाब्लो उन्हें अपनी रिंग के बारे में बताता है। ये सुनने के बाद एक लड़की गुस्से में कहती है कि वो किसी ट्राई हार्ड डीमन लॉर्ड की स्लेव नहीं बनना चाहती है, लेकिन दूसरी लड़की उसे समझाती है कि वो मिलकर इस रिचुअल को अंडू करने का तरीका ढूंढ लेंगे। थोड़ी देर के बाद वो लोग सिटी पहुंच जाते हैं और सीधा एक इन में जाकर रूम से ले लेते हैं। वहाँ पर भी दोनों लड़कियां डियाब्लो को लेकर बहस करने लगती है। सिचुएशन को ऑकवर्ड देखकर डियाब्लो एक अजीब सा सोल्यूशन सजेस्ट करता है जिससे कि वो दोनों चुप हो जाते हैं। रूम में पहुंचने के बाद जब सब कुछ शांत होने वाला होता है तभी अचानक दरवाजे पर नॉक होता है। बाहर एक औरत खड़ी होती है जिसका नाम कैस्टिलाइन होता है। डियाब्लो उसे पहचान लेता है क्योंकि गेम में वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होती है जो मेज एसोसिएशन की हेड और इस शहर की गार्डियन भी होती है। कैस्टिलाइन बताती है कि वो सिर्फ रैम का हाल चाल लेने के लिए आई थी, लेकिन जब उसकी नजर लड़कियों के गले में स्लेव कॉलर पर पड़ती है तो वो बहुत ही क्यूरियस हो जाती है। बाद में सब लोग नीचे रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ रैम पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। कैस्टिलाइन प्रॉमिस करती है कि वो इस रिचुअल को अंडू करने का सोल्यूशन ढूंढने में मदद करेगी। इसी बीच एक गार्ड जिसका नाम ग्लोक होता है डियाब्लो से बदतमीजी से बात करता है और उसे धमकाने की कोशिश करता है। पहले डियाब्लो थोड़ा सा घबरा जाता है लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो अब एक नॉर्मल गेमर नहीं बल्कि एक पावरफुल डीमन लॉर्ड है। वो गार्ड को वार्निंग देता है जिससे कि पूरा माहौल ही सीरियस हो जाता है और इसी के साथ ये क्लियर हो जाता है कि एक बेकार सी जिंदगी जीने वाला गेमर अब एक नया दुनिया में अपनी असली पावर के साथ अपनी कहानी शुरू कर चुका है। लकीली कैस्टिलाइन सिचुएशन को संभाल लेती है और एस रैंक पार्टी को पीछे हटने का सिग्नल देती है। उसके बाद वो रैम से अपने साथ चलने के लिए कहती है लेकिन रैम क्लियरली मना कर देती है और वो बोलती है कि वो कैसल में छुप कर रहना नहीं चाहती बल्कि एक एडवेंचरर बनकर दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहती है। ये सुनने के बाद कैस्टिलाइन उसकी बात को समझ जाती है और अपने लोगों के साथ वहाँ से चली जाती है। डियाब्लो थोड़ा सा क्यूरियस हो जाता है और रैम से पूछता है कि इतनी पावरफुल कैस्टिलाइन तुमसे मिलने क्यों आई थी, लेकिन रैम इस सवाल का जवाब देने से मना कर देती है। डियाब्लो के गेमर इंस्टिंक्ट्स तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं और वो सोचता है कि ये कोई बड़ी सीक्रेट वाली साइड क्वेस्ट हो सकती है, इसलिए वो शेर को बोल देता है कि वो थोड़ी देर के लिए रूम में ना आए क्योंकि वो रैम से सीरियस बात करना चाहता है। रूम में पहुंचते ही डियाब्लो रैम से पूछता है कि असल बात क्या है। रैम थोड़ी घबरा जाती है और कहती है कि उसे डर है कि अगर उसने सच बता दिया तो शायद से डियाब्लो उसे छोड़कर चला जाए। ये सुनने के बाद डियाब्लो उसे शांत करता है और प्रॉमिस करता है कि चाहे जो भी सच हो वो उसे एक्सेप्ट करेगा। डियाब्लो की बातों से रैम का दिल हल्का हो जाता है और वो इमोशनल हो जाती है। थोड़ी देर के बाद रैम अपना सीक्रेट बताती है कि उसके अंदर डीमन क्रेमलम की सोल सील्ड है और अगर कभी उसकी मौत हो गई तो वो डीमन लॉर्ड फ्री हो जाएगा। रैम ये भी बताती है कि इस सोल को उसके बॉडी से निकालने का कोई तरीका नहीं है। ये सुनकर डियाब्लो को उस पर तरस आ जाता है और उसे वादा करता है कि वो उसका सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा और उसकी मदद करेगा। डियाब्लो की बात सुनते ही रैम खुद को रोक नहीं पाती और आंसुओं में टूट जाती है। बाद में जब रैम सो जाती है डियाब्लो अकेला टाउन में स्क्वायर में जाकर सोचने लगता है। तभी वहाँ पर ग्लोक और कुछ मेजेस और आ जाते हैं। डियाब्लो उन्हें इग्नोर करना चाहता है लेकिन ग्लोक को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वो एक समनिंग क्रिस्टल को तोड़ देता है जिससे कि एक लेवल 30 फायर ब्रीथिंग सालामंडर समन हो जाता है जो दिखने में एक ड्रैगन जैसा लग रहा होता है। सब लोग घबरा जाते हैं लेकिन डियाब्लो कामली बोलता है कि वो लेवल 130 का है और ये कहकर एक पावरफुल एक्सप्लोजन स्पेल का यूज करता है जिससे कि सालामंडर तुरंत ही खत्म हो जाता है और जमीन तक पिघल जाती है। डियाब्लो की पावर को देखकर ग्लोक की हालत खराब हो जाती है और
और डर के साथ पूछता है कि डियाब्लो असल में कौन है। डियाब्लो सिंपल शब्दों में कहता है कि वो दूसरी दुनिया का डीमन लॉर्ड है। अगले दिन जब डियाब्लो, रैम और सेर एडवेंचरर गिल्ड की तरफ जा रहा होता है, डियाब्लो नोटिस करता है कि आसपास कोई भी ह्यूमन नहीं है। वो इस बारे में लड़कियों से पूछता है। लड़कियां बताती है कि ये डेमी ह्यूमन डिस्ट्रिक्ट है जहाँ ह्यूमंस रियरली आते हैं, और ये सुनकर डियाब्लो को समझ में आ जाता है कि ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस के बीच रिलेशन अच्छे नहीं है, और शायद से इसी वजह से ग्लोक उससे बिना वजह के नफरत कर रहा था। क्यूरियोसिटी में डियाब्लो पूछते हैं कि क्या इस दुनिया में लेवल से स्ट्रेंथ मेजर होती है। शेर बताती है कि हाँ, यही सिस्टम फॉलो होता है। तब रैम रिवील करती है कि वो खुद लेवल 40 समनर है, और जिस गिल्ड में वो जा रहे हैं वहाँ का लेवल मेजर करने का प्रॉपर सिस्टम भी होता है। और यहीं से डियाब्लो की नई दुनिया में एक और सीरियस एडवेंचर शुरू होने वाली होती है। थोड़ी देर के बाद डियाब्लो, रैम और शेर गिल्ड पहुंच जाते हैं। रिसेप्शन डेस्क पर शेर अपना फॉर्म फिल करता है, और उसके बाद रिसेप्शनिस्ट उन्हें एक बड़े से मिरर के पास ले जाती है। वो बताती है कि ये मिरर किसी भी इंसान की मैजिक पावर और लेवल को मेजर करता है। उसके लिए सिर्फ इतना ही करना होता है कि मिरर पर हाथ रखकर अपनी पूरी एनर्जी उसमें डालनी होती। सबसे पहले शेर मिरर के सामने आती है और ध्यान से मिरर पर अपना हाथ रखती है और अपनी मैजिक पोर करती है। थोड़ी देर के बाद रिसेप्शनिस्ट अनाउंस करती है कि शेर का लेवल 30 है। ये सुनकर सब नॉर्मल रिएक्ट करते हैं, क्योंकि शेर का लेवल काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। उसके बाद डियाब्लो की बारी आती है। जैसे ही डियाब्लो मिरर पर हाथ रखता है और अपनी मैजिक रिलीज करता है, पूरे रूम में एक पावरफुल मैजिक वेव फैल जाती है। मिरर जोर से चिल्लाने लगता है और हवा तक हिलने लगती है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होता देखकर डियाब्लो तुरंत अपना हाथ हटा लेता है। तभी अचानक एक बनी ईयर वाली लड़की गुस्से में रूम के अंदर घुस आती है और चिल्लाते हुए पूछती है कि इतनी डेंजरस मैजिक का यूज कौन कर रहा है। उसका नाम सैली होता है और वो इस गिल्ड की मास्टर भी होती है। वो तीनों को अपने साथ एक प्राइवेट रूम में लेकर जाती है। प्राइवेट रूम में सैली डियाब्लो का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल चेक करती है और सीधा सच बोल देती है। वो बताती है कि डियाब्लो का लेवल इतना ज्यादा है कि गिल्ड का सिस्टम उसे मेजर नहीं कर पा रहा है। सैली ये भी कहती है कि शायद से डियाब्लो को लोअर रैंक वालों से ऑर्डर लेना भी अजीब लगे। इस पर डियाब्लो कामली जवाब देता है कि उसे सिर्फ पैसे से मतलब है, रैंक या अथॉरिटी नहीं चाहिए। डियाब्लो की ये बात सुनकर सैली थोड़ा हंस पड़ती है और ऑफिशियली उसे गिल्ड का एडवेंचरर वेलकम करती है। डियाब्लो के पहले क्विस्ट के लिए सैली उसे मैजेस एसोसिएशन से एक नई रिक्वेस्ट लेकर देती है। इस क्विस्ट में उन्हें एक डेंजरस मोस्टर मोनोर स्नेक की आंखें कलेक्ट करनी होती है, लेकिन सैली वॉर्न करती है कि ये क्विस्ट थोड़ी सी सस्पिशियस लग रही है, इसलिए उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। क्विस्ट एक्सेप्ट करने के बाद डियाब्लो और दोनों लड़कियां मैन ईटिंग फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में डियाब्लो कैजुअली पूछते कि क्या वो टेलीपोर्ट करके फॉरेस्ट तक नहीं जा सकते हैं। ये सुनकर लड़कियां कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उन्होंने टेलीपोर्टेशन जैसे चीज कभी सुनी ही नहीं होती। शेर हंसकर कहती कि अगर ऐसा होता तो सब लोग उसे ही यूज करते हैं। लगभग 5 घंटे चलने के बाद वो लोग फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं। डियाब्लो का हाल बहुत ही बुरा हो चुका होता है, क्योंकि इतनी वॉकिंग उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं की होती। वो थकान में ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला होता है। फॉरेस्ट का सर्वे करते वक्त शेर को एक अजीब सी फीलिंग आती है। वो बताती है कि उसे पेड़ों के बीच लोग छुपने का एहसास हो रहा है। ये सुनते ही रैम और डियाब्लो दोनों अलर्ट हो जाते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि शायद से वो किसी ट्रैप में फंस चुके हैं। डियाब्लो अपने मैजिक स्टाफ निकालता है और शेर एनिमी की एग्जैक्ट लोकेशन कंफर्म करती है। उसके बाद डियाब्लो एक पावरफुल स्पेल का यूज करता है, जिसका ब्रस्ट रेन होता है। ये स्पेल पेड़ों को जला देता है और जहाँ जहाँ दुश्मन छुपे होते हैं बाहर गिरने लगते हैं। डियाब्लो की पावर को देखकर दोनों लड़कियां बहुत ही हैरान हो जाती है। जलती हुई पेड़ों के बीच से जो लोग निकल रहे होते हैं वो सब एल्फ होते हैं। वो डियाब्लो पर इल्जाम लगाते हैं कि वो एक स्लेवर है और उनकी प्रिंसेस को कैद करके रखा हुआ है, और यहीं से सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली होती है। डियाब्लो और रैम दोनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि सेरा असल में एक प्रिंसेस है। सबसे ज्यादा शौक डियाब्लो को लगता है, क्योंकि गेम के अंदर वो रॉयल एल्फ फैमिली के बारे में जानता था, लेकिन फिर भी वो सेरा को उनसे कनेक्ट नहीं कर पाया। उसके बाद डियाब्लो अपना ध्यान उन एल्फ पर लेकर आता है और उन्हें क्लियरली बताता है कि सेरा उनकी स्लेव नहीं है बल्कि उनकी लीडर है। लेकिन एल्फ का लीडर सल्चर इस बात को मानने से तैयार नहीं होता। वो सेरा के गले में लगी इंस्लेवमेंट कॉलर की तरफ इशारा करता है और कहता है कि डियाब्लो तुरंत उस कॉलर को उतारें। डियाब्लो कुछ बोलता है, उससे पहले सेरा खुद बोल पड़ती है। वो कहती है कि वो वापस अपने घर नहीं आना चाहती, क्योंकि वो अपने भाई के लिए सिर्फ एक बेबी मशीन बनकर नहीं रहना चाहती। सेलियर उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि घर लौटना ही होगा, लेकिन सेरा गुस्से में बोल पड़ती है कि उसकी इंटेलिजेंस का इंसल्ट मत करो और क्लियर कर देती है कि वो बिल्कुल भी वापस नहीं जाएगी। ये सुनने के बाद सेलियर धमकी देता है कि अगर वो खुद नहीं आएगी तो उसे जबरदस्ती लेकर आएंगे। तब डियाब्लो गुस्से में बोलता है कि अगर उन्हें लगता है कि उसके सामने वो ऐसा कर सकते हैं तो वो बिल्कुल पागल है, क्योंकि पहले वो उनकी बदतमीजी कर चुका है। एल्फ्स को पता नहीं होता है कि डियाब्लो असल में कितना पावरफुल है, इसलिए वो उस पर एरोस चला देते हैं, लेकिन उनके एरोस डियाब्लो को छू तक नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत ही बेकार होती है। ये देखकर डियाब्लो उनसे पूछते हैं कि क्या वो मॉन्स्टर या डीमन से लड़ने के लिए भी यही वेपन यूज करते हैं। एल्फ्स बताते हैं कि वो ऐसी फाइट करते ही नहीं है। उनके जवाब से डियाब्लो समझ जाता है कि इस दुनिया
दुनिया में लोग कितने वीक होते हैं, क्योंकि ना तो ये साइड क्वेस्ट करते हैं और ना ही ट्रेनिंग लेते हैं। तभी सेल्चर एक टेम्पेस्ट एरो निकालता है जो कि बहुत ही पावरफुल माना जाता है। डियाब्लो बिल्कुल भी नहीं डरता और उससे कहता है कि शूट करके दिखाओ। सेल्चर एरो को चला देता है, लेकिन वो एरो डियाब्लो पर तो लगना दूर, पास भी नहीं आ पाता। इसके बाद डियाब्लो अपना स्टाफ निकालता है और पूरी जगह को बर्फ से जमाना शुरू कर देता है, जैसे एक मिनी आइस एज आ चुकी हो। तभी अचानक से गला वहाँ पर आ जाता है और वो एल्फ्स को डांटता है कि वो डियाब्लो को क्यों नहीं हरा पाए। यहीं पर सबको पता चलता है कि पूरे अटैक के पीछे मास्टरमाइंड गला ही था। वो अभी बोल ही रहा था कि डियाब्लो उसके पास आ जाता है और धमकी देता है कि अगर दोबारा पास आया तो उसे जिंदा जला देगा। और ये सुनते ही गला डर के भाग जाता है। उसके जाने के बाद सराह एल्फ्स को बताती है कि वो वापस जाकर उसके फैमिली को बता दे कि उसने एक फैमिली को चुन लिया है और वो कभी भी वापस नहीं आएगी। रात को जब रैम मैजिस एसोसिएशन में जाकर गोलोक की कंप्लेंट कर रही होती है, तब डियाब्लो इनमें सराह के साथ होता है। सराह डियाब्लो से उसकी पावर के बारे में सवाल करती है। डियाब्लो उसे बताता है कि वो एक ऐसी दुनिया से आया है जहाँ पर लेवल अप करने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगानी पड़ती है। ये सुनकर सराह पूछती है कि क्या उसे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है। डियाब्लो उसे भरोसा दिलाता है कि उसे अपनी जिंदगी की केयर है, लेकिन अगर वो रिस्क नहीं लेगा तो वो क्रिप्स जैसे डीमन लॉर्ड को कभी भी नहीं हरा पाएगा। क्रिप्स का नाम सुनते ही सराह पूछती है क्या इसका मतलब ये है कि वो रैम को चूज कर रहा है, क्योंकि रैम भी क्रिप्स को हराना चाहती है। डियाब्लो जवाब देता उससे पहले ही सराह उसे बेड पर गिरा देती है और जब डियाब्लो उसे हटाने की कोशिश करता है तो गलती से उसके प्रोट्स को पकड़ लेता है। इस सीन में डियाब्लो अपना हाथ हटाता ही नहीं है, बल्कि सराह खुद उसे कहती है कि आराम से टाइम लो। डियाब्लो का दिमाग बिल्कुल भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो ऑलमोस्ट अपनी लिमिट क्रॉस करने ही वाला होता है, लेकिन तभी रैम वहाँ पर आ जाती है और जैसे रैम उन दोनों को इस हालात में देखती है वो तुरंत गुस्सा हो जाती है। कुछ दिन के बाद सेलिया डियाब्लो और दोनों लड़कियों को गिल्ड बुलाती है, क्योंकि उसके पास उनके लिए एक स्पेशल क्विस्ट होता है। जब रैम को पता चलता है कि ये क्विस्ट कैलेस्टाइन ने अरेंज किया है तो वो तुरंत मना कर देती है। रैम कहती है कि हेड मैच का कोई एहसान नहीं लेना चाहती, लेकिन सराह बोलती है कि अगर उन्होंने क्विस्ट को मना कर दिया तो पैसे का नुकसान हो जाएगा, जो उन्हें वैसे भी चाहिए। आखिर ये डिसाइड होता है कि डियाब्लो और सराह के साथ में क्विस्ट पर जाएंगे। ये क्विस्ट काफी ज्यादा सिंपल होता है, जिसमें उन्हें बस टाउन के बाहर अनलॉक ब्रिज तक रिफ्रेशमेंट डिलीवर करने होते हैं। जैसी रैम ये सुनती है वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि कैलेस्टाइन उसका मजाक उड़ा रही है। गिल्ड से निकलते वक्त उसका रास्ता एक लड़का रोकता है जिसका नाम एमिल होता है। वो टिपिकल हैंडसम टाइप का होता है और खुद को सब लड़कियों का लवर मानता है। वो बोलता है कि उसने शहर में अफवाह सुनी है कि एक डीमन को डिफरेंट रेसेस की लड़कियों के साथ घूम रहा है और उसे पूरा यकीन होता है कि वो डीमन डियाब्लो ही है। डियाब्लो थोड़ा सा सरप्राइज्ड होता है कि लोग उसे डीमन कह रहे हैं, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं करता है कि उसके हॉर्न्स फेक हैं। उल्टा वो खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे एक रियल चैलेंजर मिल गया है। एमिल अटैक करता है, लेकिन डियाब्लो अपने गेमर एक्सपीरियंस की वजह से उसकी मूव्स पहले से ही पढ़ लेता है और उसकी अटैक को ब्लॉक कर लेता है। एमिल थोड़ा सा इम्प्रेस होता है और बोलता है कि वो सिर्फ वार्म अप था। ये सुनकर डियाब्लो और एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन अगला मूव इतना स्लो होता है कि डियाब्लो को गुस्सा ही आ जाता है। अपने मेंटर अरोन की तरह डियाब्लो और अब के बीच में ही एमिल को एक पंच मार देता है, जिससे कि वो सीधा पीछे वाली वॉर पर जाकर गिरती है। हैरानी की बात ये होती है कि एमिल फिर भी उठ जाती है, लेकिन इससे पहले वो दोबारा से अटैक करे। रैम और सराह दोनों बीच में ही आ जाती है। वो एमिल को बताती है कि कैसे उन्हें इंस्लेव किया गया था। ये सुनकर एमिल शर्मिंदा हो जाता है, माफी मांगता है और बोलता है कि अगर कभी भी मदद चाहिए तो उसे याद करना। इसके बाद डियाब्लो और सराह ब्रिज की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन सराह पूरे रास्ते बोर होने की कंप्लेंट करती रहती है। एक पॉइंट पर वो मजाक में बोलती है कि क्यों ना हम स्किनी डिपिंग कर लें। ये सुनते डियाब्लो का दिमाग गर्म हो जाता है और उसके मन में अजीबो अजीब ख्याल आने लगते हैं। वो सराह को मना करने की कोशिश करता है, लेकिन सराह जिद करती है और उसके आसपास आ जाती है। डियाब्लो ऑलमोस्ट पागल हो जाता है जब उसका हाथ थोड़ा सा एक्सपोज्ड लुक को देख लेता है। थोड़ी देर के बाद वो दोनों ब्रिज पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पर एक सोल्जर डियाब्लो को देखते हैं वो तुरंत उसे घेर लेते हैं। सोल्जर उस पर इल्जाम लगाते हैं कि वो फैलन डीमन है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पैर पर हॉर्न्स लगे होते हैं। और यहीं से क्विस्ट का सीन एक नया टर्न ले लेता है। एक सोल्जर डियाब्लो को पहचान लेता है और बोलता है कि यही वो डीमन है जिसके बारे में पूरे शहर में बातें हो रही है। ये सुनने के बाद बाकी सोल्जर्स को अपने वेपन्स नीचे रखने के लिए मान जाते हैं। डियाब्लो को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो पूछता है कि सब इतने टेंस क्यों हैं। तब सोल्जर्स उन्हें बताते हैं कि 100 से ज्यादा फैलन का एक ग्रुप शहर की तरफ बढ़ रहा है। ये सुनकर डियाब्लो बहुत ही शॉक हो जाता है, क्योंकि गेम के अंदर फैलन को बॉस लेवल मोस्टर माना जाता था। अगर इतनी बड़ी संख्या में फैलन शहर पर अटैक कर देते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन डियाब्लो को भरोसा होता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कैलेस्टाइन का बैरियर शहर को प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर भी डियाब्लो समझ नहीं पाता कि ब्रिज पर सोल्जर ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, जैसे कोई बड़ी जंग छिड़ने वाली हो। तब सराह उसे बताती कि फैलन का असली एम क्रेप्स को रिवाइव करना है। ये सुनते ही डियाब्लो बहुत ही सीरियस हो जाता है और वो सोचते है कि कहीं उन्हें रैम की आइडेंटिटी का तो पता नहीं चल गया। वो अपने मन में कैलकुलेशन करने लगता है कि अगर फाइट हुई तो क्या अकेले फैलन का सामना वो कर पाएगा। तभी एक सोल्जर आकर उसे ग्रेटिट्यूड
ग्रेटिट्यूड लेटर देता है जो प्रूफ होता है कि उन्होंने क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया। डियाब्लो को इस बात पर गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सोल्जर सिचुएशन को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहा है। सोल्जर मानता है कि वो डरा हुआ है, लेकिन साथ ही कहता है कि वो और बाकी सोल्जर वहाँ से भाग नहीं सकते क्योंकि उन्हें लोगों को सिरा वापस पहुँचने के लिए टाइम बाई करना है। और ये सुनकर सिरा टेंशन में डियाब्लो की तरफ देखती है। तब डियाब्लो डिसाइड करता है कि अब हीरो बनने का टाइम आ गया है। वो सोल्जर से कहता है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी अभी बाकी है। दूसरी तरफ शहर में रैम इन में वापस आ रही होती है। तब रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती है कि कोई उसे मिलने आया है। वो विजिटर कोई और नहीं बल्कि क्लेस्टाइन होती है। इधर ब्रिज पर डियाब्लो सोल्जर को गेट नीचे करने को कहता है, लेकिन सोल्जर मना कर देता है। उसे लगता है कि डियाब्लो पागल हो चुका है जो कि अकेला फैलन से लड़ना चाहता है, लेकिन सेरा उसे भरोसा दिलाती है कि डियाब्लो ये सब हैंडल कर सकता है। तभी फैलन ब्रिज पर पहुंच जाते हैं। डियाब्लो सेरा और सोल्जर को पीछे हटने के लिए कहता है ताकि वो पूरी मैजिक को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सके। मजबूरी में सोल्जर कॉम्प्लीमेंट करना बंद कर देते हैं और सेरा के साथ रिट्रीट कर लेता है, डियाब्लो को अकेले छोड़कर। डियाब्लो फैलन से कहता है कि उनका उनके टेरिटोरी में आना उसके लिए नुकसान साबित हो रहा है। जैसे ही एक फैलन उस पर फुल पावर से अटैक करता है, डियाब्लो उसे तुरंत सबके सामने एग्जाम्पल बना देता है। इसी वक्त शहर में रैम और क्लेस्टाइन बात कर रही होती है। क्लेस्टाइन रैम को बताती है कि उसने गला को उसके कामों की वजह से डिसमिस कर दिया है और सारी प्रॉब्लम्स उसके लिए माफी मांगती है। फिर वो रैम से पूछती कि क्या गला ने जो कहा था वो सच है, यानी क्या डियाब्लो असल में एक डीमन लॉर्ड है। रैम सच बता देती है और कहती है कि डियाब्लो दूसरी दुनिया का डीमन है, लेकिन क्लेस्टाइन इस बात पर यकीन नहीं करती। वो कहती है कि उसने कभी किसी और वर्ल्ड के डीमन लॉर्ड के बारे में सुना ही नहीं, और अगर ऐसा होता भी तो रैम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए थी कि उसे समन कर पाए। क्लेस्टाइन अंदाजा लगाती है कि शायद से डियाब्लो असल में एक फैलन है जो कि रैम के अंदर मौजूद डीमन लॉर्ड की पावर की तरफ खींचा आया है, लेकिन रैम तुरंत डियाब्लो को सपोर्ट करती है और साफ कहती है कि ऐसा नहीं है। तभी अचानक गोग गुस्से और पागल जैसे हाल में वहाँ से घुस जाता है और क्लेस्टाइन से डिमांड करता है कि वो अपना डिसीजन वापस ले ले। क्लेस्टाइन शांत तरीके से बोलती है कि अब सोचने जैसा कुछ भी नहीं बचा क्योंकि गोग ने जो किया उसकी पनिशमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन गोग मानने को तैयार ही नहीं होता। गुस्से में बोलते बोलते वो भी ये मान लेता है कि उसने उन मेजेस को नुकसान पहुंचाया था जो उसे याद दिला रहे थे कि उसे जॉब से निकाल दिया गया। इतना कहने के बाद वो एक अजीब सा डैगर निकाल लेता है। जैसे ही मेजेस को समझ में आता वो अपनी जान लेने वाला है और उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोग अब कंट्रोल से बाहर जा चुका होता है। जैसे डैगर पर बना क्रीपी आई खुल जाता है, रैम तुरंत एक स्नेक समन करती है ताकि गोग को रोक सके, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। सबके सामने गोग की जगह एक फैलन अपीयर होता है जो कि अपना नाम ग्रेवर बताता है। वो कोल्ड स्माइल के साथ कहता है कि अब सबका अपने क्रिएटर से मिलने का टाइम आ गया है। दूसरी तरफ ब्रिज पर डियाब्लो फैलन को लगातार खत्म कर रहा होता है और उसका फैलन बॉडी काउंट 30 पहुंच चुका होता है। ये देखकर फैलन आर्मी की कमांडर एजडगार्ड को खुद आगे लेकर आती है और डियाब्लो को 1v1 फाइट के लिए चैलेंज करती है। डियाब्लो खुशी खुशी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने एजडगार्ड को हरा दिया तो बाकी फैलन रिट्रीट कर जाएंगे। इधर टाउन में मैजेस क्लेस्टाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रोवर पर अटैक करते हैं। जैसे ही रैम को मौका मिलता है और वो क्लेस्टाइन को इनसे बाहर लेकर जाती है, लेकिन ग्रोवर तुरंत उनका पीछा करता है और उन दोनों को एक बंद एली में कॉर्नर कर देता है। बचने के लिए रैम एक 3 हॉर्नेड बुल समन करती है ताकि वो रास्ता बना सके, लेकिन ग्रेवर की स्ट्रेंथ किसी गोरिल्ला जैसी होती है और वो सिर्फ एक पंच में उस बुल को गिरा देता है। जैसे ही ग्रेवर रैम पर अटैक करने वाला होता है, मैन ऊपर की छत से कूद कर नीचे आ जाता है और उस लिजार्ड जैसे मॉन्स्टर को पीछे हटने के लिए कहता है। उसी वक्त कुछ और एडवेंचरस भी वहाँ पर आ जाते हैं और ग्रेवर को घेर लेते हैं। वो साफ बोल देते हैं कि वो क्लेस्टाइन को कोई नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। ग्रेवर थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाता है और उन्हें चैलेंज कर देता है। एमिल आगे बढ़ता है और ग्रोवर पर स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन ग्रोवर आराम से उस अटैक को रोक लेता है और अपनी मैजिक एनर्जी का एक ब्लास्ट एमिल को पीछे धकेल देता है। ग्रोवर घमंड के साथ बोलता है कि वो मेन फॉरेस्ट का सबसे बड़ा सोर्सरर है और एमिल को पूरी निराशा में धकेल देता है। एमिल बिना डरे दोबारा से अटैक करती है, लेकिन ग्रोवर एक हाथ से अटैक को ब्लॉक करता है और दूसरे हाथ से एक डार्क बुलेट स्पेल चला देता है। एमिल जमीन पर गिर जाता है और जब रैम और क्लेस्टाइन देखते हैं कि वो खून खांस रहा है तो वो ग्रेवर से रुकने की गुहार लगाते हैं, लेकिन एमिल एक प्राउड वॉरियर होता है इसलिए वो मना कर देता है। ये देखकर ग्रोवर उस पर भी अपनी डार्क बुलेट्स चला देता है। इसी बीच ब्रिज पर डियाब्लो और एडलगार्ड की फाइट और ज्यादा इंटेंस हो चुकी होती है और वो दोनों के बीच बैटल अपने पीक पर पहुंचने वाली होती है। ब्रिज पर डियाब्लो एडलगार्ड की स्ट्रेंथ को मान लेता है, लेकिन साथ ही उसे ये भी समझ में आता है कि उसकी लेवल की नहीं है और उसे फाइट को छोड़ देनी चाहिए। लेकिन एडलगार्ड पीछे हटने की वजह सैक्रिफाइस चार्ज नाम का एक स्पेल एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर डियाब्लो तुरंत पहचान लेता है। वो समझ जाता है कि ये स्पेल यूजर के खुद ही हिट पॉइंट्स को कंज्यूम कर लेता है। डियाब्लो थोड़ा सा होपफुल हो जाता है और एडलगार्ड को बोलता है कि वो पूरी ताकत लगाकर दिखाओ। एडलगार्ड भी बिना सोचे समझे अपनी फुल पावर अटैक कर देती है। अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है, लेकिन डियाब्लो बिल्कुल खड़ा रहता है। ये देखकर एडलगार्ड शॉक हो जाती है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसका अटैक लगते ही डियाब्लो खत्म हो जाएगा। तभी एक सोल्जर वहाँ पर पहुँचता
है और बताता है कि टाउन के अंदर फैलन तबाही मचा रहा है और वो कैलेस्टाइन और रैम को मारने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते ही डियाब्लो तुरंत टेंशन में आ जाता है, जबकि एजलगार्ड के चेहरे पर एक स्मग स्माइल आ जाती है क्योंकि उनका प्लान सक्सेसफुल हो रहा होता है। डियाब्लो समझ जाता है कि उन्हें प्लान के थ्रू फंसाया गया है और वहाँ पर मौजूद सब लोगों को बोलता है कि अगर पार्ली गेट्स देखना नहीं चाहते तो तुरंत कवर कर ले। उसके बाद डियाब्लो अपना स्टाफ एजलगार्ड्स और उसके सारे फैल्कन की तरफ पॉइंट करता है और स्पेल प्रिपेयर करते वक्त एजलगार्ड को आखिरी बार रिट्रीट करने का चांस देता है, लेकिन एजलगार्ड मना कर देती है और कहती है कि वो अपना मिशन पूरा करके डीमन लॉर्ड को रिवाइव करेगी और पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगी। ये सुनकर डियाब्लो गुस्से में बोलता है कि वो बेवकूफ है क्योंकि असल में डीमन लॉर्ड वही है। अगली पल डियाब्लो के स्टाफ से एक छोटा सा लाइट का टुकड़ा नीचे गिरता है। जैसे ही वो ब्रिज को टच करता है एक भयानक एक्सप्लोजन हो जाता है। ब्लास्ट खत्म होते ही ब्रिज, फैलन और सब कुछ साफ हो जाता है। सिर्फ एक बड़ा सा क्रेटर बचता है जिसमें पानी भरने लगता है। हैरानी की बात ये होती है कि एजलगार्ड ब्लास्ट के इतने पास होने के बाद भी जिंदा बच जाती है, लेकिन डियाब्लो के लिए अब वो प्रायोरिटी नहीं क्योंकि उसे रैम को बचाने के लिए तुरंत टाउन वापस जाना होता है। इधर टाउन में ग्रेवर ने लगभग सारे एडवेंचरर्स को ही हरा दिया होता है, फिर भी किसी तरह एमिल अभी तक खड़ा होता है चाहे उसकी सारी आर्मर टूट ही क्यों न चुकी होती है। जैसे ही ग्रेवर एमिल को खत्म करने के लिए जा रहा होता है तभी डियाब्लो और सेरा वहाँ पर पहुँच जाते हैं। डियाब्लो एमिल को साइड में हटा देता है और कहता है कि अब वो ग्रेवर को दिखाएगा कि उसका रियल डैडी कौन है। उसके बाद डियाब्लो कैलेस्टाइन को हीलिंग पोशन देता है और बोलता है कि वो एमिल को पिला दे ताकि वो जिंदा रह सके। फिर डियाब्लो सीधा ग्रोवर की तरफ बढ़ता है, लेकिन ग्रोवर बिल्कुल भी नहीं डरता और बोलता है कि वो फिर भी कैलेस्टाइन को मार कर देंगे। डियाब्लो शांत आवाज में उसे बताता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार है क्योंकि चाहे उसने बैरियर भी तोड़ दिया हो, एजलगार्ड और बाकी फैलन यहाँ तक कभी नहीं आने वाले। और यहीं से डियाब्लो और ग्रोवर के बीच में फाइनल कॉन्फ्रमेशन शुरू होने वाला होता है। ग्रोवर ने गुस्से में डियाब्लो से कहा होता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन डीमन लॉर्ड ने ठंडे आवाज में उसे क्वीन का याद दिलाया कि उसके साथी के पास भेजने का पूरा वादा करेगा। ये सुनते ही ग्रोवर और धधक जाता है और उसने अपनी डार्क ब्लड स्पेल से डियाब्लो पर अटैक कर दिया, लेकिन डियाब्लो की रिंग ने उस स्पेल को रिफ्लेक्ट करके वापस ग्रोवर पर ही चला दिया। ग्रोवर समझ भी नहीं पाया कि क्या हुआ और तभी डियाब्लो ने वही स्पेल दोबारा से यूज पर मार दिया। बचने के लिए ग्रोवर ने डार्क प्रेस नाम की एक ग्रेविटेशनल स्पेल का यूज किया, लेकिन जैसे पहले हुआ था ये स्पेल भी रिफ्लेक्ट हो गया और डियाब्लो ने अपनी पावर मिलाकर उनका इफेक्ट डबल कर दिया। अब ग्रेवर समझ चुका होता है कि वो पूरी तरीके से फंस चुका है। डर के मारे वो अपनी जान बख्श देने की भीख मांगने लगता है, लेकिन डियाब्लो एक भी बात को नहीं सुनता और उसे अंधेरे की एक अलग ही डायमेंशन में भेज देता है, मतलब कि सील कर देता है। जैसे ही ग्रोवर गायब हुआ डियाब्लो खुद लड़खड़ा गया क्योंकि उसके ज्यादातर मैजिक पॉइंट्स खत्म हो चुके थे। सेरा को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि डियाब्लो कितना थक चुका है, इसलिए वो तुरंत भागकर उसके गले लग गई और उसे बधाई देने लगी। रैम ने ज्यादा शांत तरीके से उसका हाथ पकड़कर उसे बचाने के लिए थैंक यू कहा। जब डियाब्लो ने देखा कि रैम की आंखों में आंसू है तो वो खुद रुक गया क्योंकि वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था जिससे कि वो रो पड़े। आखिरकार उसने कहा कि उसने ये सब इसलिए किया है क्योंकि रैम उसकी स्लेव है और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उसकी चीज को छुए। उसकी हैरानी की बात यह है कि रैम ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो गया कि वो उसकी है। डियाब्लो सोचने लगा कि शायद से इस लड़के के दिमाग में थोड़ा सा लालच है। तभी सेरा ने पूछ लिया कि क्या वो कभी उसकी है। डियाब्लो जवाब देने ही वाला था, लेकिन उस वक्त सेरा उसके बिल्कुल पास आ गई। अगली पल डियाब्लो का बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा आगे की तरफ गिर पड़ा। उस जोर के झटके से उल्टा उछल गया। रैम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी सख्त थी कि डियाब्लो के सिर को कोई भी क्यूजन नहीं मिला और वो तुरंत बेहोश हो गया। 3 दिन के बाद बारिश के दिन जो लोग अटैक में मारे गए थे उन सब का अंतिम संस्कार किया गया और शहर को दोबारा बनाने का काम शुरू किया गया। कुछ दिन के बाद जब डियाब्लो बेड पर आराम कर रहा था तब अचानक सेरा ने एक बहुत ही ज्यादा बोल्ड आउटफिट पहनकर उस पर कूद पड़ी। डियाब्लो उसे देखकर घूरता रह गया। तभी रैम गुस्से में अपने कमरे का दरवाजा खोलकर आई और सेरा से पूछती कि वो ऐसे कपड़े पहनकर क्यों घूम रही है जैसे सड़क पर काम करती हो। सेरा ने सीधा सा जवाब दिया कि उसे गर्मी लग रही है। ये सुनते ही रैम ने गुस्से में एल्फ को डियाब्लो से दूर किक कर दिया और वार्निंग दी कि अगर ज्यादा पास आई तो उसकी टेम्परेचर और बढ़ जाएगी। सेरा अपनी सीधी सोच की वजह से बात को समझ नहीं पाई और फिर से डियाब्लो से चिपक गई जैसे रैम और कंप्लेन करने लगी। जब रैम ने देखा कि सेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली है तो उसने डियाब्लो का दूसरा हाथ पकड़ लिया। भले ही उससे डियाब्लो को कोई कंफर्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन दोनों वहीं पर रुक गए। तभी अचानक सिलाई भी कमरे में आ गई और उसे देखते ही रैम ऐसे पीछे हट गई जैसे जल गई हो, जबकि सेरा वहीं पर रह गई बिल्कुल डियाब्लो के पास। जब थोड़ा सा सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तब डियाब्लो स्लाइव से पूछता है कि वो यहाँ पर आखिर क्यों आई है। इस पर स्लाइव बताती है कि टाउन के लॉर्ड गोल्फोर्ड ने डियाब्लो के लिए एक क्वेस्ट भेजा है। वो कहती है कि सिराक के फैमिली ने धमकी दी कि अगर सिराक को उनके हवाले नहीं किया गया तो वो उन्हें चीर देंगे। इसी वजह से लॉर्ड चाहता है कि डियाब्लो इस मैटर को हैंडल करे। ये सुनते डियाब्लो का पहला रिएक्शन होता है मना करने का, क्योंकि उसे लगता है कि वो रोकने के लिए सही इंसान नहीं है। लेकिन जैसे ही स्लाइव ये बताती है कि सिराक के भाई ने उसके ऊपर बाउंटी रख दी है तब डियाब्लो का गुस्सा फूट पड़ता है। वो
गुस्से में बोल पड़ता है कि जो चीज उसकी है उसे छूने का किसी को हक नहीं है। उसके बाद डियाब्लो सलाइव से कहता है कि उसे गोल्फोर्ड के पास ले चलो ताकि वो क्विस्ट के बारे में और डिटेल्स जान सके। सलाइव भी इस बात को मान जाती है। डियाब्लो का डिसीजन सुनकर सेरा इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो एक्साइटमेंट में उस पर जंप कर जाती है और थैंक यू बोलते हुए कहती है कि वो जिंदगी भर उसका साथ देगी। ये सब देखकर रैम को थोड़ी सी जेलसी हो जाती है और वो सेरा को डांटते हुए कहती है कि पहले ठीक से कपड़े पहनो। थोड़ी देर के बाद वो सब इनसे निकल पड़ते हैं और घर की तरफ चल देते हैं। रास्ते में सलाइव बताते कि गोल्फोर्ड को टाउन का हीरो माना जाता है। कहानियों के हिसाब से जब डीमन लॉर्ड कुरुबुस्कुस जिंदा था तो गोल्फोर्ड ने अकेले ही बहुत ही सारे फैल्कन मॉन्स्टर को उड़ा दिया था। ये सुनकर डियाब्लो क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि गोल्फोर्ड का लेवल क्या है। इस पर सलाइव कहते कि उसे खुद नहीं पता क्योंकि उसने कभी गोल्फोर्ड को असेस नहीं किया। वो ये भी बताती कि गोल्फोर्ड से डायरेक्टली सवाल पूछना आसान नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट इंसान है। इसलिए वो डियाब्लो को वार्निंग देती कि उसके सामने ध्यान से बात करना। जब वो लोग गोल्फोर्ड के पास पहुंचते हैं तब तक डियाब्लो सलाइव की बात मानता रहता है। लेकिन जैसे ही गोल्फोर्ड पूछते कि क्या डियाब्लो सच में किसी दूसरी दुनिया का डीमन है, डियाब्लो बिना सोचे समझे बोल देता है। बाद में उसे खुद रियलाइज होता है कि उसने गलती की है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि गोल्फोर्ड ने उस बात को इग्नोर कर देता है। फिर गोल्फोर्ड उसका दीवान दीवार पर लगे मैप की तरफ ले जाता है और बताता है कि एल्फ्स कहाँ रहते हैं। वो कहता है कि मैन पावर के मामले में एल्फ्स उनके सामने टिक नहीं सकते, लेकिन क्योंकि एल्फ्स छुपकर अटैक करने में बहुत ही माहिर होते हैं इसलिए वो अपनी आर्मी को भेजकर रिस्क नहीं लेना चाहता। इसलिए गोल्फोर्ड कहता है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि डियाब्लो इस मैटर को हैंडल करे क्योंकि असली प्रॉब्लम्स एल्फ्स को डियाब्लो से है। ये सब सुनने के बाद डियाब्लो क्लियरली कहता है कि वो सराह को अपने साथ ही रखेगा। इस पर गोल्फोर्ड सराह से पूछता है कि वो रॉयल फैमिली छोड़कर एक नॉर्मल कॉमनर की तरह क्यों रहना चाहती है। सराह जवाब देती है कि अगर वो एल्वन किंगडम में ही रहती तो शायद से कभी भी अपनी असली वैल्यू नहीं समझ पाती। गोल्फोर्ड उसकी बात को सुनकर कहता है कि वो इस फीलिंग से रिलेट नहीं कर सकता। उसकी ये बात सराह को थोड़ा सा उदास कर देती है। तभी डियाब्लो आगे आता है और सराह से कहता है कि अपना सर हमेशा ऊंचा रखना चाहिए क्योंकि हमें अपनी जिंदगी जीने के लिए किसी की सिंपैथी या फिर वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। गोल्फोर्ड अपनी बात खत्म करने के बाद डियाब्लो को बताता है कि क्राउन कैपिटल से एक इंसान भेजा है जो इस पूरे मैटर में उनकी मदद करेगा। तभी अगले ही पल एक थोड़ी सी नर्डी दिखने वाला नाइट रूम में एंट्री करता है जो कि अपना नाम एलिसिया बताती है। थोड़ा नॉर्मल बातचीत के बाद एलिसिया अचानक से रैम से पूछ लेती है कि क्या उसे किसी बात का टेंशन है। ये सुनकर रैम शॉक हो जाती है, लेकिन फिर वो पूछती है कि एलिसिया ने ऐसा क्यों सोचा। इस पर एलिसिया तुरंत अपोलाइज करती है और बताती है कि उसने सिर्फ अंदाजा लगाया था क्योंकि इतनी टैलेंटेड समनर होने के बावजूद रैम किसी के लिए काम नहीं कर रही थी। वो रैम से पूछती कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जिसमें वो मदद कर सकती तो बिना झिझक उसे बता देना। रैम उसका थैंक यू करती है और उसके बाद एलिसिया सलाइव को पैसे से भरा बैग दे देती है। वो एक्सप्लेन करती है कि ये किंग की तरफ से है और उन सब एडवेंचरर के लिए जो कि फेलन अटैक्स में मारे गए थे। फिर एलिसिया सराह का हाथ पकड़ती है और उसे एश्योर करती है कि उसकी इंडिपेंडेंट डिसीजन को फुली सपोर्ट करती है। सराह ये सुनकर खुशी खुशी उसका शुक्रिया अदा करती है। ये सब देखकर डियाब्लो अपने मन में सोचता है कि एलिसिया थोड़ी सी अजीब है और वो असल में थोड़ा सा जेलस भी होता है क्योंकि एलिसिया इतनी आसानी से लड़कियों की फ्रेंड बन गई। लेकिन जैसे ही एलिसिया डियाब्लो की तरफ देखती है डियाब्लो अंदर ही अंदर घबरा जाता है। वो नहीं चाहता था कि एलिसिया को पता चले कि वो अंदर से कितना ऑकवर्ड है, इसलिए वो अपने डीमन लॉर्ड मोड को ऑन कर देता है। वो गुस्से वाले टोन में एलिसिया को वार्निंग देता है कि अगर अपनी जान प्यारी है तो अपनी लिमिट में रहो। सरप्राइजिंगली एलिसिया उसकी बात से बिल्कुल भी नहीं डरती। वो उल्टा कहती है कि अगर डियाब्लो कहे तो अपनी जान देने के लिए भी रेडी है। थोड़ी देर के बाद सब लोग गोल्फोर्ड के घर से बाहर निकल जाते हैं। डियाब्लो लड़कियों से कहता है कि वो पहले एक वेपन स्टोर जाना चाहता है। रैम को समझ में नहीं आता कि जब डियाब्लो का स्टाफ ऑलरेडी टॉप टायर है तो उसे नया वेपन क्यों चाहिए। लेकिन डियाब्लो उससे कहता है कि हर चीज को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जज मत करो। और रैम को ये नहीं बताता है कि असल रीजन ये है कि वो अपनी पावर का इम्पैक्ट कम करना चाहता है ताकि वो किसी को परमानेंटली हर्ट ना करे। कुछ देर के बाद डियाब्लो अपने पसंद का वेपन खरीद लेता है। फिर वो लोग एक आइटम शॉप पर आ जाते हैं जहाँ पर पोशंस के इंग्रेडिएंट्स लेने होते हैं। तभी अचानक स्मोक स्क्रीन के बीच से सराह को किडनैप कर लिया जाता है। रैम तुरंत आइडेंटिफाई करती है कि ये लोग बाउंटी हंटर्स हैं, लेकिन वो सराह के पीछे जा पाते हैं उससे पहले ही और हंटर्स आ जाते हैं और उनका रास्ता रोक लेते हैं। डियाब्लो एक ही अटैक में उन सभी को दीवार में दे मारता है और तब उसे रियलाइज होता है कि उसका नया स्टाफ पावर का इम्पैक्ट कम कर रहा है, जिससे कि वो काफी खुश हो जाता है। जब डियाब्लो सराह के किडनैपर्स को स्लो करने के लिए स्पेल फोकस कर रहा होता है तब एक बाउंटी हंटर पीछे से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी एलिसिया आगे बढ़कर उसे रोक लेती है। इसके बाद रैम भी ग्रुप के एक लास्ट मेंबर को ढूंढकर उसे हैंडल कर लेती है। सब कुछ खत्म होने के बाद रैम और एलिसिया डियाब्लो को बताती कि अब सब कुछ कंट्रोल में है। रैम और एलिसिया पर भरोसा करके डियाब्लो सराह को ले जाने वाले बाउंटी हंटर्स के पीछे भाग जाता है। लेकिन तभी अचानक एक एली
के बीच में एमिल सामने आ जाता है और उन हंटर्स को वहीं पर रोक लेता है। सभी बाउंटी हंटर्स को बांधने के बाद सेरा एमिल का थैंक यू करती कि उसने उसकी जान बचाई, लेकिन रैम थोड़ा सा डाउट करती है और कहती कि ये काफी कोइंसिडेंटल है कि एमिल बिल्कुल उसी वक्त पर कैसे आ गया। इस पर एमिल थोड़ा सा जवाब देता है और कहता है कि उसे स्मेल से पता चल जाता है कि जब कोई लड़की डेंजर में होती है। ये सुनकर सब लोग थोड़े से क्रीप्ड आउट हो जाते हैं, इसलिए एमिल तुरंत माफी मांग लेता है। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि जब उसने सुना था कि सेरा के ऊपर बाउंटी रखी गई है तो वो सब अलर्ट हो गया था। वो कहता है कि सेरा को प्रोटेक्ट करना उसका तरीका है उसका शुक्रिया अदा करने का, क्योंकि उन्होंने उसे पहले बचाया था। साथ ही वो रिक्वेस्ट करता है कि हंटर्स को हैंडल करने का काम उसी पर छोड़ दिया जाए। ये सुनकर डियाब्लो क्यूरियस हो जाता है और पूछते हैं कि क्या उन सबको जिंदा ही खत्म कर देगा। डियाब्लो का ये सवाल सुनकर सब बहुत ही शॉक हो जाते हैं, लेकिन एमिल हंसी में कहता है कि इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि ये कोई ऐसी दुनिया नहीं है जहाँ पर जान लेना नॉर्मल हो, वो सिर्फ उन्हें ये सिखाएगा कि औरतों के साथ कैसा बिहेव किया जाता है। ये सुनकर डियाब्लो अपने मन में सोचता है कि अच्छा है कि वो उन बाउंटी हंटर्स की जगह पर नहीं है। इसके बाद एलिसिया एमिल को सराह को बचाने के लिए थैंक यू करती है, लेकिन एमिल गलत समझ लेता है और वो सोचता है कि एलिसिया उस पर लाइन मार रही है, इसलिए वो बोल देता है कि लाइन में लग जाओ, क्योंकि उसे लगता है कि वो काफी चार्मिंग है। जैसे ही एमिल वहाँ से चला जाता है, डियाब्लो सराह को बोलता है कि अब वो उसके बिल्कुल पास ही रहे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि दोबारा कोई किडनैपिंग का सीन हो। ये सुनकर सेरा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे बचाने के लिए थैंक यू करती है। इसी बीच रैम धीरे धीरे डियाब्लो के और पास आ जाती है, लेकिन अभी भी उसकी तरफ डायरेक्टली नहीं देखती। वो कहती है कि बिना मैजिक यूज किए भी डियाब्लो इतना स्ट्रॉन्ग है, और ये देखकर वो बहुत ही सरप्राइज्ड है। डियाब्लो समझ जाता है कि रैम असल में उसकी तारीफ कर रही है, लेकिन वो कैजुअली बात को इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि रैम को पता चले कि उसे कॉम्प्लीमेंट अच्छा लगता है। उसका ये छोटा सा मोमेंट तब ब्रेकआउट हो जाता है जब एलिसिया आकर माफी मांगती है और सराह की किडनैपिंग का ब्लेम खुद पर ले लेती है और डियाब्लो से पूछती है और वो किस तरह की मदद कर सकती है। इस पर डियाब्लो कहते हैं कि ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अकेला ही एक आर्मी के बराबर है। वो मजाक में ये भी बोल देता है कि अगर एलिसिया सकूरा से भी ज्यादा यूजलेस निकली तब भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी एलिसिया सीरियसली प्रॉमिस करती है कि वो अपनी पूरी ताकत लगा देगी ताकि डियाब्लो का क्वेस्ट कंप्लीट हो सके। बाद में जब वो सब वापस इन में जाते हैं तब उनसे मिलने के लिए कैलेस्टाइन आती है। वो बताती है कि उसे स्लेव कूलर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। कैलेस्टाइन कहती है कि रिसेंटली टाउन में कुछ स्लेव ट्रेडर्स आए हैं और शायद वो कूलर्स रिमूव करने में मदद कर सकते हैं, इसलिए वो सजेस्ट करती है कि उनसे मिलना चाहिए। उसके बाद सब लोग स्लेव मार्केट जाने का डिसीजन लेते हैं। रास्ते में डियाब्लो सोचता है कि शायद से स्लेव वैसे ही होंगे जैसे कि उसने अपने फेवरेट गनर चैनल पर देखे थे, लेकिन जैसे ही वो स्लेव मार्केट के अंदर जाता है वो देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि ये जगह उसकी इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग होती है और वहाँ कोई भी 50 शेड्स ऑफ ग्रे जैसा डार्क सीन नहीं होता। जैसे डियाब्लो स्लेव कूलर पर ध्यान देता है तभी मेडियोस वहाँ पर आ जाती है, जो स्लेव मार्केट की ओनर होती है और वो साथ ही वाटरमेलन एम्बेसडर भी होती है। जैसे ही उसकी नजर रैम और सेरा के कॉलर पर पड़ती है वो गलत समझ लेती है और सोचती है कि डियाब्लो उन्हें बचाने के लिए आया है। मेडियोस डियाब्लो से कहते कि वो उसे उनके बदले अच्छा डील देगी। ये सुनते डियाब्लो काफी गुस्सा हो जाता है। अपनी गलती समझकर मेडियोस तुरंत माफी मांग लेती है, लेकिन उसके बाद उसकी नजर डियाब्लो के मैजिक फ्लो पर पड़ती है और वो बहुत ही हैरानी से कहती है कि वो काफी पावरफुल है। तभी सेरा एक्साइटमेंट में बोल पड़ती है कि वो भी डियाब्लो का मैजिक फ्लो देख सकती है। ये सुनकर उसके सारे दोस्त बहुत ही शौक हो जाते हैं और पूछते हैं कि उसे ये कैसे दिखता है। इस पर सेरा बस इतना कहता है कि तुम लोगों ने कभी पूछा ही नहीं। उसके बाद सब लोग मेडियोस के साथ एक प्राइवेट रूम में आ जाते हैं। वहाँ मेडियोस कैलेस्टाइन का दिया हुआ लेटर पढ़ती है और वो समझ जाती है कि वो लोग यहाँ किस काम से आए हैं। वो कहती है कि वो उनकी मदद करेगी, लेकिन तभी मेडियोस का ध्यान रैम पर जाता है और वो बताती है कि रैम के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग मैजिक फ्लो हो रही है और ये सुनते ही रैम बहुत ही अलर्ट हो जाता है। तब मेडियोस अचानक से एक सवाल सा पूछ लेती है और कहती है कि किसी डीमन ने रैम को प्रेग्नेंट कर दिया। ये सुनकर एलिसिया और सराह दोनों बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं और रैम से पूछने लगते हैं कि क्या ये सच है। रैम तुरंत मना कर देती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सराह को पूरा यकीन नहीं होता। सराह को याद आता है कि उस रात रैम और डियाब्लो काफी देर तक अकेले थे जब डियाब्लो उसे सपोज्डली टॉर्चर कर रहा था, और ये सुनकर रैम और ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि डियाब्लो ने कभी भी उसकी पर्सनल बाउंड्री क्रॉस नहीं की। मेडियोस क्यूरियोसिटी से पूछती है कि आखिर रैम के अंदर फैलन जैसे पावर्स का फील कैसे हो रहा है। तब डियाब्लो बीच में बोल पड़ता है। वो गुस्से में मेडियोस से कहता है कि ज्यादा पर्सनल सवाल पूछना बंद करें और जो काम के लिए आए हैं वो दे दे। मेडियोस कहती कि इस काम के लिए रूम में कम लोग होने चाहिए। ये सुनकर एलिसिया खुद कहती है कि वो बाहर चली जाएगी। रैम भी बोलती कि वो एलिसिया के साथ चलेगी। बाहर जाने से पहले रैम सराह से पूछती है कि क्या वो शुरू से ही उसका मैजिक फ्लो देख पा रही है। सराह हाँ कहती है और बताती है कि इसी वजह से वो हमेशा रैम को एक स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर मानती थी। ये सुनकर रैम को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है और वो बोलती है कि अच्छा है कि सराह थोड़ी सी डम पैदा हुई है, लेकिन सराह को अब भी समझ में नहीं आता कि रैम ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। बाहर जाने के बाद एलिसिया बताती है कि मेडियोस को देखकर उसे अजीब सा फील हो रहा था, जैसे वो उसकी सोल के अंदर झांक रही हो। रैम बहुत ही हैरान हो जाती कि एलिसिया
एलिसिया पर भी मेडियोस का इतना असर हुआ। इस पर एलिसिया कहती है कि हर इंसान के पास कुछ सेक्टर्स होते हैं जिन्हें वो दुनिया से छुपा कर रखना चाहता है। एलिसिया ये बात रैम को थोड़े कॉन्फिडेंट देती है। तब रैम बताती है कि वो डर रही थी कि अगर उसका सीक्रेट सामने आ गया तो लोग उसे जज करेंगे। इस पर एलिसिया उसे बताती है कि उसे एक चार्म आता है जो कि सीक्रेट को छुपा सकता है। और रैम से कहती है कि अपनी आंखें बंद करे, ये कोई रियल स्पेल नहीं होता। लेकिन जैसे ही एलिसिया रैम के हाथ पर वो चार्म परफॉर्म करती है तब कुछ अनएक्सपेक्टेड होने लगता है। रैम को एलिसिया की तरफ से एक सरप्राइज गैप सुनाई देता है, इसलिए वो तुरंत पूछती है क्या सब कुछ ठीक है। एलिसिया उसे एश्योर करती है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि उसने एक्चुअली क्या देखा था। इधर स्लेव टेंट के अंदर मेडियोस सरा को एक ऐसा आउटफिट पहना देती है जो कि एक सक्यूबस के लिए फिट होता है। हमेशा की तरह थोड़ी सी डम सरा पूछ लेती है क्या उससे कोई फायदा होगा। इस पर मेडियोस एक्सप्लेन करती है कि अनबीडिंग रिचुअल के लिए थोड़ा सा स्किन कॉन्ट्रैक्ट जरूरी होता है और डियाब्लो की पावर ऑलमोस्ट अवेकन हो चुकी है। फिर वो सरा को लेटने के लिए कहती है और डियाब्लो को इंस्ट्रक्शन देती है कि वो एक एल्फ की स्किन को टच करें। डियाब्लो थोड़ा सा हेजिटेट करता है और वो प्रॉपर टच करने की वजह बस पोक कर देता है। इससे सरा के मुंह से एक आवाज निकल जाती है और डियाब्लो के दिमाग में अजीब से थॉट्स आने लगते हैं। तभी मेडियोस दोबारा से बोल पड़ती है और डियाब्लो को कहती है कि वो अपनी मैजिक का यूज करके सरा का मैजिक फ्लो को फील करने की कोशिश करें। डियाब्लो अपने आप को समझाता है कि सरा सिर्फ एक वेंड है और कोई उल्टा सीधा ख्याल नहीं। सरप्राइजिंगली ये तरीका काम कर जाता है। जैसे जैसे डियाब्लो फोकस करता है उसे अपने दिमाग में सरा की मैजिक पावर को फ्लो होते हुए दिखाई देने लगता है। सरा की आवाज धीरे धीरे और तेज होने लगती है। तब मेडियोस डियाब्लो को गाइड करती है कि वो और ज्यादा फोकस करे जहाँ पर मैजिक सबसे ज्यादा इकट्ठा है। जैसे डियाब्लो वहाँ पर पहुँचता है उसकी विजन बिल्कुल क्लियर हो जाती है। वो सरा को रेडी होने के लिए कहता है और रिचुअल का नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करता है। जैसे सरा जोर से रिएक्ट करती है टेंट के बाहर खड़ी रैम और एलिसिया ये आवाज सुन लेती है और उन्हें अंदर चल रही चीजें पर डाउट होने लगती है। बाद में उसी रात इनमें डियाब्लो और सरा अपना पूरा इंसिडेंट एक्सप्लेन करते हैं। डियाब्लो बताता है कि उसने रिचुअल बीच में ही रोक दिया क्योंकि मैजिक फ्लो एक उलझे हुए धागे जैसा था जिससे धीरे धीरे सुलझाना पड़ता। रैम डियाब्लो की थकी हुई आवाज को सुनकर उसे सिंपैथाइज करती है और सरा से पूछती है कि वो इतनी एनर्जेटिक क्यों लग रही है। इस पर सरा खुशी खुशी जवाब देती है कि उसे तो बस लेटना था, बाकी सब काम डियाब्लो कर रहा था। उसका जवाब थोड़ा सा सस लगता है लेकिन रैम कुछ नहीं करती क्योंकि उसे पता होता है कि सरा को समझाना बेकार है। इसलिए वो सजेस्ट करती है कि सब लोग जल्दी से सो जाते हैं। फिर रैम एलिसिया से पूछती कि वो कहाँ सोएगी। तब कर्चल डियाब्लो अपना कमेंट देने ही वाला था लेकिन लकीली एलिसिया बताती है कि उसने पास वाले रूम में स्टेप बुक कर लिया है। जैसे ही एलिसिया बाहर जाने के लिए डोर खोलती है तभी एक फ्लूट की आवाज सुनाई देती है। डोर के बाहर कीरा यानी कि सरा का भाई फ्लूट बजाता हुआ खड़ा होता है। ये देखकर डियाब्लो तुरंत उनके पास आ जाता है और गुस्से में पूछते है कि वो यहाँ पर क्यों आया। इस पर कीरा कामली कहते है कि वो यहाँ पर पीस के साथ आया है। कीरा की बात पर कोई भी यकीन नहीं करता और सब उसे याद दिलाते हैं कि वो सरा के लिए उनके शहर के खिलाफ वॉर शुरू करने वाला था। इस पर कीरा शांत टोन में कहता है कि अब कोई वॉर नहीं होगा। वो अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है लेकिन सरा मजाक में पूछती है कि क्या कोई और उसके भाई की बॉडी में गया है क्योंकि जो कीरा वो जानती है वो कभी अपोलाइज नहीं करता। कीरा कहता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो बस सरा को वापस ले जाना चाहता है। तब रैम बीच में बोल पड़ती है और कीरा से कहती है कि सरा की मर्जी का रिस्पेक्ट करे। इस पर कीरा कहता है कि वो अभी चला जाएगा लेकिन कल वापस आकर सरा से बात करेगा। जाने से पहले कीरा डियाब्लो से पूछता है कि अगर कल सरा अपना मुंह बदल कर उसके साथ जाने का डिसीजन ले तो डियाब्लो क्या करेगा। डियाब्लो बिना सोचे समझे कहता है कि वो सरा की मर्जी की रिस्पेक्ट करेगा। ये सुनकर कीरा डियाब्लो को थैंक यू करता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरा सरा को नींद नहीं आ रही होती है तो वो रैम के पास आकर खड़ी हो जाती है। दोनों बातें करते हुए सरा अपना सपना शेयर करती है कि एक दिन वो रैम और डियाब्लो के साथ मिलकर एक कैफे खोलना चाहती है। रैम उससे कहती है कि उसे इस प्लान में इंक्लूड ना करे क्योंकि उसकी अपनी एक प्रॉब्लम है जिसे सोल्व होने में सालों लग सकते हैं। सरा उससे कहती है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक डियाब्लो उनके साथ है सब ठीक रहेगा। फिर सरा रैम को छेड़ना शुरू कर देती है जिससे कि रैम बेड पर गिर जाता है। सरा वहीं पर नहीं रुकती और रैम को और ज्यादा टीज करती रहती है। ये सब डियाब्लो चुपचाप देख रहा होता है जो सोने का नाटक कर रहा था और वो पूरी कोशिश करता है कि उसे पता ना चले कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। अगली सुबह रैम और एलिसिया निकल जाते हैं। रैम स्लाइव से और एलिसिया गोल्फर्ड से मिलकर एल्फ्स के मैटर पर अपडेट देने के लिए टाइम पास करने के लिए डियाब्लो पोशंस बनाने का सोचता है। जब वो पोशंस का प्रोसेस समझने की कोशिश कर रहा होता है तब सरा क्यूरियोसिटी में पूछती है कि क्या उसे देख सकती है। डियाब्लो जैसे ही ऊपर देखता है तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सरा उसे कैजुअली कहती कि वो एक एक्सीलेंट पोशन मास्टर है। कंफ्यूज डियाब्लो देखता है और वो रियलाइज करता है कि उसके हाथ में ऑलरेडी एक रेडी पोशन है। वो समझ जाता है कि गेम में सीखी हुई स्किल अपने आप एक्टिवेट हो रही है। ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और सरा को कहता है कि ध्यान से देखें। कुछ ही सेकंड में वो और पोशन बना लेता है और सरा बिना कुछ सोचे समझे उसकी तारीफ करती रहती है। डियाब्लो उसकी कॉम्प्लीमेंट को इग्नोर करने की कोशिश करता है लेकिन सरा उसकी हल्की सी स्माइल नोटिस कर लेती है। जब वो इस बात पर पॉइंट आउट करती है तो डियाब्लो फिर से अपना थॉट डीमन लॉर्ड एक्ट करने लगता है। वो कहता है कि डीमन लॉर्ड स्माइल नहीं करते हैं लेकिन अगली पल
पल और फिर से मुस्कुरा देता है। जब सिरा उससे कहती है कि तुम्हारी स्माइल देखकर तुम एक गीगा चैट जैसे लगते हो, तब डियाब्लो को तुरंत याद आ जाता है कि वो फिर से वही कर गया। उसे खुद पर थोड़ी सी शर्म आती है और वो क्रिंज फील करता है, लेकिन फिर भी उस फीलिंग को एंजॉय कर लेता है। बिना ज्यादा सोचे समझे वो सिरा से कह देता है कि काश सब कुछ ऐसे ही हमेशा के लिए बना रहे। जैसे ये वर्ड्स उसके मुंह से निकलते हैं, डियाब्लो को रियलाइज होता है कि वो सिम से ज्यादा ओवर इमोशनल इडियट बन चुका है और वो बस ये चाहता है कि जमीन खुल जाए और वो उसमें समा जाए। वो खुद को ही डांट रहा होता है, तभी सिरा कुछ कहने वाली होती है, लेकिन उसे बोलने का मौका ही नहीं मिलता। अचानक रूम के अंदर कीरा की फ्लूट की आवाज गूंजने लगती है। जैसे ये साउंड आता है, सिरा की आंखों की रोशनी धीमी पड़ जाती है, लेकिन डियाब्लो इस चीज को नोटिस नहीं करता। वो खिड़की के पास जाकर देखता है और कंफर्म करता है कि बाहर सच में कीरा ही खड़ा है। जब डियाब्लो वापस मुड़ता है तो वो देखता है कि सिरा दरवाजे के पास ही खड़ी है और वो उसे बताती है कि उसने कीरा के साथ जाने का फैसला कर लिया है। ये सुनकर डियाब्लो बहुत ही शॉक हो जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिरा उसकी एक भी बात को नहीं सुनती और सीधा इनसे बाहर निकल जाती है कीरा से मिलने के लिए। एल प्रिंस कीरा खुशी खुशी अपनी बहन का स्वागत करता है और डियाब्लो को याद दिलाता है कि उसने सिरा के फैशन का रिस्पेक्ट करने की प्रॉमिस किया था। डियाब्लो बस चुपचाप उन दोनों को देखता रह जाता है। गाड़ी के चले जाने के बाद भी वो वहीं पर खड़ा रहता है, बिल्कुल एक ऐसे पपी की तरह जैसे किसी ने उसे लात मार दी हो। कुछ देर के बाद रैम और एलिसिया वापस आ जाती है। जब डियाब्लो उन्हें बताते हैं कि क्या हुआ तो दोनों बहुत ही हैरान हो जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये होती है कि डियाब्लो कहता है कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं करेगा। कुछ घंटे के बाद रैम डियाब्लो से बात करने के लिए जाती है, जो कि खुद को रूम के अंदर बंद करके बैठा होता है। वो देखना चाहता है कि उसने सिरा को बचाने का फैसला बदला या नहीं। जब डियाब्लो कोई जवाब नहीं देता तो रैम उससे कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि सिरा का अचानक डिसीजन कीरा की किसी चाल की वजह से है। हैरानी की बात यह होती है कि डियाब्लो ये सब पहले से जानता था, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। इसी वजह से वो पहले ही गिव अप कर चुका था। ये सिचुएशन उसे उसकी पास्ट की याद दिला देती है, जब उसके अपने दोस्तों ने उसे धोखा दिया था। दिल के किसी कोने में वो जानता था कि सिरा ने उसे बिट्रेल किया है, लेकिन अपने पास्ट की दर्द की वजह से वो ये मानने को तैयार नहीं होता है कि कोई सिरा जैसी लड़की सच में उसकी परवाह कर सकती है। रैम समझ जाती है कि डीमन लॉर्ड कुछ करने वाला नहीं है, इसलिए वो उसे सीधा कह देती है कि तुम यहीं पर बैठे एक पैथेटिक विम्प बने रह सकते हो, जबकि मैं सिरा को बचाने के लिए जा रही हूँ। और ये सुनकर डियाब्लो गुस्से में आ जाता है और रैम पर चिल्लाता है, पूछता है कि तुम अपनी जान क्यों रिस्क में डाल रही हो उस लड़की के लिए जो कि तुम्हें छोड़कर चली गई। रैम सीधा जवाब देती है क्योंकि सिरा उसकी दोस्त है, और इस पर डियाब्लो को रियलाइज होता है कि वो कितना सेल्फ सेंटर्ड फूल बन चुका है। जब सिरा के साथ बिताए हुए सारे पल उसके दिमाग में फ्लैश की तरह घूमने लगते हैं तो रैम को आवाज देता है और पूछते हैं क्या उसकी मदद एक्सेप्ट करेगी। रैम बिना सोचे समझे हाँ कह देती है। जैसे ही दोनों निकलने वाले होते हैं, एलिसिया उनके पास आती है और जिद करती है कि वो भी साथ चलेगी। डियाब्लो उसे वॉर्न करता है कि अगर इसमें इन्वॉल्व हुआ तो उसकी इंपीरियल नाइट्स की पोजीशन जा सकती है, क्योंकि जो वो करने के लिए जा रहा है वो एक इंटरनेशनल क्रिंज माना जाता है। एलिसिया डियाब्लो को एश्योर करती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो सरा की मदद कर पाया यही उसके लिए काफी है। और ये सुनकर डियाब्लो थोड़ा सा स्माइल करता है और मजाक में कहता है कि अगर तुम भी साथ आ रही हो तो वांटेड पोस्टर पर काफी ज्यादा अच्छी लगोगी। उधर एल्फ कैंप के अंदर सरा को कीरा के टेंट जंजीरों से बांध कर रखा गया होता है। सिरा जब अपनी चैन से छूटने की कोशिश करती है तो उसका घटिया भाई कीरा उसे कह देता है कि ज्यादा ट्राई करने का कोई फायदा नहीं है। वो बताता है कि फ्लूट वेल्व्स, तो उसका घटिया भाई कीरा उसे कह देता है कि ज्यादा ट्राई करने का कोई फायदा नहीं है। वो बताता है कि फ्लूट वेल्व्स का सबसे पावरफुल वेपन होता है। कीरा फिर रिवील करता है कि जब वो एक दिन पहले वाला आया था तब उसने फ्लूट पर एक ऐसी ट्यून बजाई थी जो कि सिर्फ एल्फ ही सुन सकते हैं। उस ट्यून के अंदर एक स्पेल डाला गया था जिसकी वजह से सिरा उसका विरोध नहीं कर सकती और कीरा जो कि उसे चाहे वो करवा सकता है। अपनी बात को प्रूफ करने के लिए कीरा उंगली चुटका देती है और सिरा को ऑर्डर देती है कि डियाब्लो उसे अब तक क्या करने वाला था। सिरा सच सच जवाब देता है कि डियाब्लो ने सिर्फ एक ही बात कही थी जब उसने उसे रैम के साथ हाथ मिलाने को कहा था। ये सुनकर कीरा को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। उसे समझ में नहीं आता कि डियाब्लो ने स्लेवली कूलर का यूज करके सिरा को अपनी पर्सनल स्लेव क्यों नहीं बनाया। फिर भी वो खुश होता है कि आखिरकार सिरा उसके साथ आ चुकी है। वो कहता है कि अब वो खुद उसे ओपन करेगा और उसे वो सारी चीजें सिखाएगा जो कि उसे खुश रखेगी। तभी कैंप के किसी कोने से एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन कीरा इसकी परवाह नहीं करता। वो गुस्से में एक जार को लात मार देता है और उसके अंदर एक अजीब सा स्लाइम निकलता है जो कपड़ों को खाने वाला होता है। वो स्लाइम सीधा सिरा के ऊपर लपेट जाता है। अपनी गंदी सोच के साथ कीरा बताता है कि ये स्लाइम उनकी तैयारी के लिए। जैसे जैसे सिरा उस स्लाइम से बचने की कोशिश करती है वैसे वैसे कीरा और ज्यादा हंसने लगता है। डर और गुस्से से भरी सिरा चिल्लाकर कहती है कि वो उससे नफरत करती है और वो मरना ज्यादा पसंद करेगी, लेकिन उसे हाथ लगाने नहीं देगी। कीरा ठंडे अंदाज में कहता है कि वो ज्यादा देर तक ऐसा फील नहीं करेगी। जैसे ही स्लाइम उसके कपड़े पिघालना शुरू कर देता है, सिरा जोर से डियाब्लो का नाम लेती है और बिल्कुल उसी पर डीमन लॉर्ड डियाब्लो वहाँ पर रैम और एलिसिया के साथ आ जाता है। वो तुरंत सिरा को चैन से आजाद कर देता है और दोनों लड़कियां उसे देख लेती है। ये देखकर कीरा गुस्से में अपने गार्ड्स को बुलाता है, लेकिन डियाब्लो उसे बताता है कि तुम्हारे गार्ड्स भी बिजी हैं। कीरा भागकर बाहर जाता है। जब वो कैंप
कैंप में हुई तबाही को देखता है और वो ज्यादा धधक जाता है। डियाब्लो उससे सीधा कहता है कि तुम्हें गुस्सा होने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये सब तुमने खुद ही किया था, सेरा को मैनिपुलेट करके अपने साथ ले जाकर। कीरा पलट कर कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और सेरा से कहता है कि अपने दोस्तों को बताओ कि तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ आई हो। इतना कहने के बाद वो फिर से उंगली चुटकी बजाता है और सेरा उसके ऑर्डर के मुताबिक बोलने लगती है। लेकिन तभी डियाब्लो एक काउंटर कमांड दे देता है, क्योंकि डियाब्लो की कॉलर मैजिक कीरा की स्पेल से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए सेरा कीरा के कंट्रोल से बाहर आ जाती है और अपने दिल की बात बोल देती है। ये समझकर कि वो हार चुका है, कीरा किसी भी हाल में डियाब्लो को खत्म करना चाहता है और एक हाइड्रा समन कर देता है। लेकिन डियाब्लो बिल्कुल भी नहीं घबराता। सेरा घबरा कर डियाब्लो से रिक्वेस्ट करती कि वो इस कल्चर से फाइट ना करें। वो उसे समझाती है कि रॉयल फैमिली का गार्डियन डैटी है, जिसके पावर के बारे में उसे खुद भी पूरी जानकारी नहीं है। तभी वो बीस्ट अपना सीना फुलाकर खुद को दिखाने लगता है जैसे पावर शो कर रहा हो। ये देखकर डियाब्लो का इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। वो गर्ल्स को साइड होने के लिए कहता है ताकि वो इस मोस्टर के साथ अपना प्रॉपर फाइट कर सके। जैसे ही लड़कियां हटती हैं, कीरा हाइड्रा को ऑर्डर देता है कि डियाब्लो को खत्म कर दे, लेकिन हाइड्रा उस पर सीधा अटैक करने की वजह अपनी पूंछ उस पर वार करता है। ये देखकर डियाब्लो कीरा का मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम्हें अपने समन पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। साथ ही वो सोचने लगता है कि इससे कैसे हराया जाए। डियाब्लो को याद आता है कि गेम के अंदर हाइड्रा कभी अपेयर नहीं हुई थी, इसलिए वो समझ जाता है कि शायद ये कोई स्पेशल इवेंट बॉस है जो हाई लेवल पर पहुंचने के बाद ही आता है। एक ट्रू गेमर होने के नाते नए बॉस से लड़ने का आइडिया डियाब्लो को एक्साइट कर देता है। वो अपनी वैंड निकालता है और हाइड्रा पर फैलिंग रॉक स्पेल का यूज करता है। स्पेल लगते ही हाइड्रा का एक हेड कट हो जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। फिर हाइड्रा डियाब्लो पर विंड ब्रिज से अटैक करता है और ये देखकर डियाब्लो बहुत ही शॉक हो जाता है और सोचते हैं कि क्या इस क्रिएचर के पास कोई चीट कोड है, क्योंकि उसकी याद के मुताबिक एक समनर के पास सिर्फ एक ही स्किल होनी चाहिए। अगली पल हाइड्रा के सारे हेड्स एक साथ अटैक कर देते हैं और हर हेड अलग अलग एलिमेंट का ब्रीथ का यूज करता है। डियाब्लो ऑलमोस्ट सोच लेता है कि क्या इसने अवनार जैसा कुछ निकल लिया है। हाइड्रा अपनी पावर्स लगातार दिखाता रहता है। तभी सेरा डियाब्लो को आवाज देती है और बताती है कि इस मोस्टर को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है इसका कोर तोड़ना। ये सुनकर कीरा बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी कम अकल बहन को कोर के बारे में कैसे पता चला। कीरा स्मग स्माइल के साथ डियाब्लो से कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन बेकार है, क्योंकि उसके हाइड्रा का कोर उसके बॉडी के अंदर लगातार जगह बदलता रहता है और तुम उसे कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे। लेकिन कीरा की ये स्माइल उस वक्त गायब हो जाती है जब डियाब्लो हाइड्रा के नीचे स्लाइड करता है और एक पावरफुल स्पेल का यूज करते ही उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर कीरा बिल्कुल शौक में आ जाता है और गुस्से से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। इस पर डियाब्लो कैजुअली कहता है कि मैं एक डीमन लॉर्ड का फ्रेंडली नेबर हूँ। जाहिर सी बात है, घमंडी एल्फ प्रिंस को डियाब्लो की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वैसे भी डियाब्लो को खुद को प्रूफ करने का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। हाँ, उसे कीरा को उसके मैन्युफैक्चरर के पास वापस भेजने में जरूर इंटरेस्ट होता है। जैसे डियाब्लो कीरा पर अटैक करने वाला होता है, तभी सेल्यूअर बीच में आ जाता है। सेरा भी तुरंत इंटरवेन करती है और डियाब्लो से रिक्वेस्ट करती है कि उसके भाई को मार दे। ये बात डियाब्लो को थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है। फिर सेरा समझती है कि चाहे कीरा कितना भी घटिया और नफरत लायक क्यों ना हो, वो फिर भी उसका भाई और फैमिली है और ये बात कीरा के लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। उसकी ईगो को ये बात सुनकर बहुत ही चोट लगती है और वो पीठ दिखाकर भागने लगता है, लेकिन भागने से पहले उसका हेड कट हो जाता है। जैसे ही कीरा का बॉडी जमीन पर गिरता है, तभी गोल्डफोर्ड अपने सोल्जर के साथ अचानक से हवा में अपीयर हो जाता है। ये सीन वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के लिए और ज्यादा शॉकिंग हो जाता है। सबसे पहले सेल्वर होश में आता है और कीरा का बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गोल्डफोर्ड उसे एक ही थप्पड़ में साइड कर देता है। फिर वो अपने ट्रोप्स को ऑर्डर देता है कि बाकी बचे हुए एल्फ्स को भी खत्म कर दो। जब वो साथ ये भी कहते हैं कि सरा को जिंदा पकड़ना है, तो डियाब्लो को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। डियाब्लो सीधा गोल्डफोर्ड पर चिल्लाता है और उसे एक्यूज करता है कि उसने जानबूझकर पूरी सिचुएशन को मैनिपुलेट की ताकि उसके पास एल्फ किंगडम पर अटैक करने के लिए प्रॉपर रीजन हो। गोल्डफोर्ड इस बात को डिनाई नहीं करता, बल्कि वो डियाब्लो के चारों तरफ एक ऐसा बैरियर बना देता है जिससे कि वो बाहर नहीं निकल सकता, ताकि वो इस मसकरे में इंटरफेयर ना कर पाए। ये देखकर एलिसिया आगे आती है और गोल्डफोर्ड का सामना करती है, लेकिन गोल्डफोर्ड उसे शांत अंदाज में कहता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा है और अगर चाहे तो वो जाकर किंग से कॉम्प्लीमेंट कर सकती है। एलिसिया उससे प्रोमिस करती है कि वो जरूर रिपोर्ट करेगी। इस पर गोल्डफोर्ड ठंडे लहजे में याद दिलाता है कि वो रैंक में एलिसिया से काफी ऊपर है और वो आसानी से किंग को अपनी साइड में कर सकता है। डरने की बजाय एलिसिया अपनी सोर्ड निकाल लेती है। तभी गोल्डफोर्ड क्लासिक एनिमी मूव करता है और एक ही झटके में एलिसिया की सोर्ड को आधा काट देता है। ये देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोग शोक में आ जाते हैं। एलिसिया खुद भी विश्वास नहीं कर पाती है और घुटनों के बल गिर जाती है। डियाब्लो गोल्डफोर्ड की मैजिक फ्लो को ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है कि ये आदमी लेवल 100 से भी ऊपर है। तभी डियाब्लो अपने आप से कहता है कि अगर उसे लड़कियों को प्रोटेक्ट करना है तो उसे किसी भी
हाल में इस बैरियर से बाहर निकलना होगा। मीडियोस ने जो उसे सिखाया था उसे याद करते हुए डियाब्लो बैरियर की मैजिक सोर्स को ढूंढने पर फोकस करता है। जैसे ही उसे सोर्स मिलता है वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर से आजाद हो जाता है। ये देखकर गोल्डफोर्ड इम्प्रेस हो जाता है और अपने सोल्जर को पीछे हटने का ऑर्डर देता है। फिर वो खुद अपनी सोर्ड निकालकर डियाब्लो से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि अब वो समझ चुका होता है कि डियाब्लो एक रियल थ्रेट है। डियाब्लो पहला अटैक करता है और एक एक्सप्लोजन स्पेल यूज करता है, लेकिन गोल्डफोर्ड काफी फास्ट होता है और ब्लास्ट से बच जाता है। उसके बाद वो सीधा डियाब्लो पर हेड ऑन हेड अटैक करता है, उसे बिल्कुल भी मौका नहीं देता और अपना डिफेंस या स्पेल एक्टिवेट कर देता है। जैसे डियाब्लो उसकी स्ट्रेंथ समझ लेता है वो चुपके से एक ट्रैप सेट करता है। गोल्डफोर्ड जैसे उस ट्रैप में फंसता है डियाब्लो उसे बुरी तरीके से बीट कर देता है। वो और भी ट्रैप को सेट करता है जिससे कि गोल्डफोर्ड खुद ही उसकी तारीफ कर देता है। फिर गोल्डफोर्ड और ज्यादा स्पीड के साथ दोबारा से अटैक करता है। डियाब्लो पहले से एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि ऐसे मूव वो गेम में कई बार देख चुका था। जैसे ही गोल्डफोर्ड एक और ट्रैप को ट्रिगर करता है डियाब्लो उसे आइस में फ्रीज कर देता है, बिल्कुल एक ह्यूमन पॉप्सिकल की तरह। लेकिन डियाब्लो अपनी जीत सेलिब्रेट कर ही रहा होता है कि गोल्डफोर्ड आइस के अंदर से निकल कर आता है और उसका सिर काटने की कोशिश करता है। डियाब्लो टाइम पर रिएक्ट करता है और लाइटिंग बोल्ट स्पेल से गोल्डफोर्ड पर अटैक कर देता है। हैरानी की बात यह होती है कि इतना पावरफुल अटैक होने के बाद भी गोल्डफोर्ड खड़ा रह जाता है और डियाब्लो से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे फिनिश नहीं कर पाओगे। उस वक्त डियाब्लो अपने सारी मैजिक पॉइंट्स को यूज कर चुका होता है और उसे पता होता है कि अगर गोल्डफोर्ड ने एक बार और अटैक किया तो वो खुद मारा जाएगा। अपनी इज्जत बचाने के लिए डियाब्लो ठंडे अंदाज में कहता है कि वो गोल्डफोर्ड से बोर हो चुका है। वो बोलता है कि गोल्डफोर्ड उतना ज्यादा चैलेंजिंग नहीं निकला जितना कि उसने सोचा था, इसलिए उस पर एक एहसान करता है, उसकी जान बख्श देता है। लेकिन गोल्डफोर्ड फिर भी जिद करता है और डियाब्लो से कहता है कि मुझे फिनिश कर दो, वरना मैं किंग को रिपोर्ट भेजकर तुम्हारी इमेज खराब कर दूंगा। और ये सुनकर डियाब्लो थोड़ा सा टेंस हो जाता है। तभी एलिसिया बीच में बोलती है और कहती कि वो खुद एक रिपोर्ट लिखेगी और गोल्डफोर्ड के सारे गलत कामों को एक्सपोज करेगी। गोल्डफोर्ड को इस स्ट्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि अगर वो मर भी जाए तो सबके लिए बेटर होगा। ये बात डियाब्लो को और ज्यादा गुस्सा दिला देती है। वो गोल्डफोर्ड को सीधा कहता है कि अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो खुद जाकर मर जाओ। साथ ही वो ये भी वॉर्न करता है कि अगर तुमने दोबारा मेरी लड़कियों की तरफ देखा तो मैं तुम्हें फिर से कभी माफ नहीं करूंगा। डियाब्लो की डिटर्मिनेशन को देखकर गोल्डफोर्ड अपनी ट्रोप्स के साथ वहाँ से रिट्रीट कर लेता है। रैम डियाब्लो की तारीफ करती है और उसे इनक्रेडिबल बनाती है। फिर वो उससे हीलिंग पोशन मांगती है ताकि एल्फ्स का इलाज हो सके। डियाब्लो पोशन को दे देता है। उसके बाद रैम डियाब्लो से कहती है कि वो सिराह का ध्यान रखे। सिराह अपने भाई की बॉडी के पास खड़ी होती है। जैसे डियाब्लो उसके पास आता है सिराह रो पड़ती है। डियाब्लो उसे शांत करता है और उसे संभालता है। 3 दिन के बाद एलिसिया कैपिटल वापस लौट जाती है। किंग से मिलने के बाद उसकी मुलाकात एक पैलेडिन से होती है जिसका नाम सैडलर होता है। सैडलर साउथ साइड से एक मिशन कंप्लीट करके आया होता है। जब एलिसिया उससे पूछती है कि मिशन कैसा रहा तो सैडलर कहता है कि सारे विलेजर्स को सेल्वेशन मिल गया। एलिसिया समझ जाती है कि उसका ये ट्विस्ट तरीका ये कहने का है कि उसने सबको मार दिया। एलिसिया उससे पूछती है कि तुम लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हो। सैडलर कहता है कि वो भगवान की बनाई हर चीज से प्यार करता है, लेकिन जो डीमन लॉर्ड को पूछते हैं उन्हें बर्दाश्त तक नहीं कर पाता। उसकी फेक रिंगटोनियस वाली बात सुनकर एलिसिया वहाँ से जाने लगती है। तभी सैडलर उससे पूछते हैं क्या वो फुलट्रीरा शहर वापस जाएगी। एलिसिया हाँ कह देती है। सैडलर बताता है कि वो भी फुलट्रा जा रहा है क्योंकि हेड प्रीस्ट ने प्रोफेसी की है कि वो भी डीमन लॉर्ड का पुनर्जन्म होने वाला है। उधर फुलट्रा में डियाब्लो लड़कियों के साथ जंगल में होता है जहाँ पर वो समनिंग प्रैक्टिस कर रही होती है। सिरा एक छोटी सी बर्ड को समन कर लेती है जिसका नाम टर्की शॉट होता है। रैम सिरा को बताती है कि ये कोई पावरफुल समन नहीं है, इसका सबसे यूजफुल पार्ट सिर्फ इसका स्पेशल एबिलिटी होता है सैंड रेड, जिसे समनर उस बर्ड की आंखों से देख सकता है। लेकिन इस एबिलिटी को यूज करने में बहुत ही ज्यादा मैजिक पावर लगती है, इसलिए इसे ज्यादा देर तक यूज करना ठीक नहीं होता। ये सब सुनने के बाद भी सिरा उस बर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने पर जिद करती रहती है। रैम एक मैजिक स्टोन निकालती है। डियाब्लो पूछते है कि ये किस काम आता है। रैम बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म को करने में हेल्प करता है और डियाब्लो को भी एक मैजिक स्टोन दे देती है अगर उसे भी जरूरत पड़े। फिर वो पीछे हट जाती है और सिरा को कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए देखने लगती है। कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने के बाद डियाब्लो सेरेनाइट को टेस्ट करने का डिसाइड करता है। वो एक सिक्का उछालता है और सिरा से कहता है कि बर्ड को ऑर्डर दो इस कॉइन को ढूंढने के लिए। जैसे ही बर्ड हवा में उड़ता है सिरा उस नजारे को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है और अपने दोस्तों से कहती है कि वो पीटर पैन जैसे फील कर रही है। बर्ड जैसे ही सिक्के को लोकेट कर लेती है डियाब्लो उससे कहता है कि एरो चला दो। सिरा थोड़ी सी सरप्राइज होती है लेकिन एरो दूरी के बावजूद सिक्के को हिट कर देती है। डियाब्लो फिर समझाता है कि वो बर्ड की आंखों का यूज करके एनिमीज को लोकेट करके शूट कर सकता है। रैम थोड़ी सी शॉक्ड होती है और कहती कि ये आइडिया उसके दिमाग में पहले कभी नहीं आया था। सिरा डियाब्लो का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे अपने समन की वैल्यू दिखाई, लेकिन अगली पल सिरा चुप हो जाती है और बर्ड की तरफ स्निफ करती है। फिर वो रैम की तरफ टर्न होती है और कहती कि उसे अब नहाना है। रैम आर्ग्यू करती है कि उसे नहाने की जरूरत
जरूरत नहीं है। सेरा इंसिस्ट करती है और डियाब्लो को भी कन्वर्सेशन में इंक्लूड करने की कोशिश करती है, लेकिन डीमन लॉर्ड इंटरेस्टेड नहीं होता। आखिर में सेरा कहती कि वो सब साथ में नहाए। डियाब्लो समझ में नहीं पाता, तभी वो लोग रिवर के पास पहुंच जाते हैं। डियाब्लो, जो कि अभी तक वर्जिन और होपलेस लूजर था, पूरी तरीके से फ्रीक आउट हो जाता है जब वो लोग अनड्रेस करते हैं और उसे भी इनवाइट करते हैं। वो एक्साइटमेंट में फैंट ना हो जाए इसलिए मना कर देता है। तब तक जब तक कि वो लोग नहा रहे होते हैं, डियाब्लो एक रॉक के पीछे छुपा हुआ रहता है और अपनी पूरी कोशिश करता है कि उन्हें इग्नोर करें, जब तक कि लड़के एक दूसरे को टीज करना स्टार्ट नहीं करती। उसे पूरी विल पावर लगती कि वो उनकी तरफ ना देखें, लेकिन जैसे ही वो ऑलमोस्ट गिव इन करने वाला होता है, वो लोग चिल्लाते सुनते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि एजलगार्ड अचानक से वहाँ पर अपीयर हो जाती है और रैम को हाथ से उठा लेती है, लेकिन वो सबसे कहती कि वो सिर्फ बात करने के लिए आई है। रैम को छोड़कर एजलगार्ड रिवील करती कि उसने वुल्फगर के कैर्बेनिज्म की सोल को फील की, जिससे डियाब्लो थोड़ा सा वरीड हो जाता है। सेरा कंफ्यूज होती है और रैम से पूछती कि एजलगार्ड ने क्या कहा। रैम थोड़ी देर चुप रहती है, लेकिन सेरा के इंसिस्ट करने पर वो सच बोल देती है। थोड़ी देर के बाद जब वो लोग दोबारा से कपड़े पहनते हैं, रैम सेरा से सॉरी बोलती है, पहले सच नहीं बताई, लेकिन सेरा उसे इंटरप्ट कर देती है और हमिंग करने लगती है। फिर वो रो पड़ती है और कहती है कि वो सॉरी है कि अपने बर्डन को समझ नहीं पाई। उसके बाद रैम एजलगार्ड से पूछती कि उसने अपनी लाइफ क्यों नहीं देने की कोशिश की। कमांडर एक्सप्लेन करती कि डीमन लॉर्ड को रिसीव करने के लिए एक स्पेशल रिचुअल की जरूरत होती है। डियाब्लो एजलगार्ड की बात पर तुरंत ही बिलीव नहीं कर पाता, लेकिन एजलगार्ड ऑफर करती कि रिचुअल को सिखा देगी और अगर वो ये कर लेते हैं तो रैम को फ्रीडम मिल जाएगी। डियाब्लो थोड़ी देर सोचता है क्योंकि वो जानता है कि रैम चाहती है कि क्रिप्स उसकी बॉडी से निकल जाए और डील को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वो एजलगार्ड को वॉर्न भी करता है कि जब क्रिप्स रिवील हो जाएगा वो उसे डिफीट करेगा, क्योंकि डीमन लॉर्ड सिर्फ एक ही हो सकता है और वो खुद ही असली मालिक है उसका। एंड में सब लोग डिसाइड कर लेते हैं कि फुल मून की रात स्टारफॉल टावर पर मिलेंगे ताकि वहाँ पर रिचुअल परफॉर्म किया जा सके। 3 दिन के बाद जब डियाब्लो और बाकी लड़कियां लंच कर रही होती है, तब एलिसिया उनसे मिलने के लिए आती है और उन्हें अपने साथ इन में वापस चलने के लिए कहती है। रास्ते में एलिसिया उन्हें सैडलर के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि वो टाउन में क्यों आया है। साथ ही वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग बाहर कम निकले, क्योंकि सैडलर का बिहेवियर थोड़ा सा डेंजरस है। रैम कहती है कि अगर डियाब्लो चाहे तो सैडलर को आसानी से हरा सकता है और एलिसिया भी ये बात को मान लेती है, लेकिन वो बताती है कि सैडलर जितना दिख रहा है असल में उससे भी ज्यादा डेंजरस है। जैसे ही वो लोग एली से बाहर निकलते हैं, उनका सामना सैडलर और कुछ पैलेडिन से हो जाता है और हमेशा की तरह डियाब्लो बिना सोचे समझे अपना इंट्रो डीमन लॉर्ड के नाम से दे देता है, जिसे सुनकर लड़कियां बहुत ही शौक हो जाती है। सैडलर इस बात पर हंस देता है, लेकिन अगली पल वो एलिसिया के पास आकर कह देता है कि किसी ऐसे इंसान के साथ दोस्ती रखना बिल्कुल गलत है जो कि खुद को डीमन लॉर्ड कहता हो। वो एलिसिया को घूर कर देख रहा होता है। तब रैम उससे पूछती कि उसे प्रॉब्लम क्या है, लेकिन सैडलर उसे डांट देता है, कहता है कि मेरे से इस तरीके से बात मत करो जैसे कि हम बराबर हो। रैम को गुस्सा आ जाता है और वो पीछे हटने से मना कर देती है, लेकिन जैसे ही वो उसे जवाब देने वाली होती है, अचानक वो दर्द से झुक जाती है। सैडलर घमंड के साथ कहता है कि ये सिर्फ उस पावर का छोटा सा हिस्सा है जो कि उसे उसकी फेथ की वजह से गॉड ने दी है। जब सब लोग रैम को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब डियाब्लो नोटिस करता है कि रैम के हेड के आसपास मैजिक वर्प हो रहा है। तब डियाब्लो सैडलर को झूठ बोलता है और कहता है कि तुम मैजिक यूज कर रहे हो। सैडलर रैम पर से अपना इफेक्ट हटा देता है, लेकिन फिर भी ये मानना रिफ्यूज कर देता है कि वो मैजिक यूज कर रहा था। उल्टा वो डियाब्लो पर ही गलत का इल्जाम लगा देता है। जब सैडलर देखता है कि डियाब्लो उसे बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है, तो वो मेडुसा का अल्टीमेट मूव यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन डियाब्लो की रिंग की वजह से वो मूव उल्टा उसी पर बैकफायर हो जाता है। उसके बाद डियाब्लो सबको समझाता है कि सैडलर जब भी डिवाइन पावर का क्लेम करता था, तब वो छुप छुप कर स्पेल को चैंट कर रहा था। ये एक ऐसी स्किल होती है जो कि लेवल 60 से ऊपर के सोर्सरर सीख सकते हैं। डियाब्लो एलिसिया को ये भी बताता है कि पर्टिफिकेशन का इफेक्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सैडलर को वहाँ से लेकर जाया जाता है और उसके बाद एलिसिया डियाब्लो से पूछती है क्या सैडलर को वहीं पर खत्म कर देना ज्यादा सही होता, क्योंकि वो फ्यूचर में बदला लेने के लिए आ सकता है। पहले डियाब्लो को लगता है कि वो मजाक कर रही है, लेकिन जब वो एलिसिया का सीरियस चेहरा देखता है तो वो कहता है कि उसे किसी छोटे पलंडीन की टेंशन लेने की कोई शौक नहीं है। बाद में जब डियाब्लो और लड़कियां स्टारफॉल टावर के लिए निकलने वाली होती है, तब रैम कहती है कि वो एलिसिया को अपना सीक्रेट बताना चाहती है। डियाब्लो इस बात से मना करता है और कहता है कि एलिसिया एक इंपीरियल नाइट है और से वो डीमन लॉर्ड को रिवाइव करने का डिसीजन को एक्सेप्ट ना करे। लेकिन रैम कहती कि वो एलिसिया पर ट्रस्ट करती, इसलिए उसे सब कुछ सच बताना चाहती है। आखिर में डियाब्लो रैम की बात को मान लेता है और उसे परमिशन दे देता है। जब एलिसिया ने रैम की पूरी कहानी सुनी तो वो काफी ज्यादा सपोर्टिव दिखती है, लेकिन डियाब्लो के मन में फिर भी थोड़ी सी टेंशन बनी रहती है। थोड़ी ही देर के बाद सब लोग स्टारफॉल टावर पहुंच जाते हैं और यहाँ आते ही रैम के मन में थोड़ा सा डाउट आ जाता है। डियाब्लो रैम से कहता है कि अगर तुम रिचुअल नहीं करना चाहती हो तो हम सब कुछ यहीं पर रोक सकते हैं, लेकिन रैम कहती है कि हम इतनी दूर तक आ चुके हैं, अब पीछे हटना सही नहीं होगा। अपने डाउट्स को साइड में रखकर रैम एक स्टोन स्टेप पर आ जाती है, जिसके आसपास एजलगार्ड पहले से एक मैजिक
सर्कल बनाकर रखी होती है। उसके बाद एजलगार्ड डियाब्लो को कहती है कि वो अपनी मैजिक रैम के बॉडी के अंदर डाले और उसे सीधा क्रेब्स की सोल तक पहुंचा दे। डियाब्लो पूरी कोशिश करता है और बहुत ही सारी मैजिक यूज करता है, लेकिन चाहे वो जितनी भी मैजिक को डाल लो वो क्रेब्स की सोल तक पहुंच ही नहीं पाता। तब एजलगार्ड एक और आइडिया देती है, लेकिन सब लोग उसे मना कर देते हैं क्योंकि उस तरीके से रैम की जान भी जा सकती थी। कुछ सेकंड सोचने के बाद एजलगार्ड को एक और सोल्यूशन याद आता है। वो रैम के एक हिडन रास्ते की तरफ इशारा करती है और कहती है कि अगर डियाब्लो उस रास्ते से अंदर जाए तो वो क्रेब्स तक पहुंच सकता है। डियाब्लो पहले तुरंत मना कर देता है क्योंकि वो मेंटली इस चीज के लिए रेडी नहीं होता, लेकिन रैम उससे रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि वो अपने ऊपर पड़े इस बोझ से छुटकारा चाहती है। आखिरकार डियाब्लो मजबूरी में अपनी टेंशन को साइड में रखता है और रिचुअल को कंटिन्यू करता है। वो पूरी तरीके से फोकस करता है ताकि किसी भी तरह की क्रेब्स तक पहुंच सके। कुछ ही पलों के बाद जैसे डियाब्लो अपनी पूरी पावर का यूज करता है, मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो जाता है। उसके तुरंत बाद एक डार्क और एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी टावर के ऊपर हवा में घूमने लगती है। जैसे जैसे क्रेब्स मेटेरियलाइज होने लगता है, रैम डियाब्लो से रिक्वेस्ट करती है कि वो डीमन लॉर्ड को आजाद ना होने दे। डियाब्लो उससे प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा और कहता है कि होश में रहना ताकि वो सब अपनी आंखों से देख सके। अचानक स्काई में बनी हुई वो डार्क एनर्जी गायब हो जाती है और क्रेब्स नीचे गिर जाती है। लेकिन जब धुआं छूटता है तो सब लोग बहुत ही शौक में हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने टान्या, जो कि इविल की ट्विन सिस्टर होती है, खड़ी होती है। इस सिचुएशन से सिर्फ एजलगार्ड ही सरप्राइज नहीं होती, वो खुशी खुशी अपने इंट्रोडक्शन अपने न्यू लॉर्ड से करवाती है। जब क्रेब्स एजलगार्ड की तारीफ करने लगती है कि उसने उसे रिवाइव किया, तब डियाब्लो उसकी बात को काट देता है और कहता है कि वही है जो उसे हमेशा के लिए खत्म करेगा। क्रेब्स इस चैलेंज को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन जैसे ही वो पावर अप करने लगती है वो अचानक से रुक जाती है और कहती है कि वो भूल चुकी है फाइट कैसे करते हैं। ये सुनकर सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं और डियाब्लो सोचने लगता है कि शायद से रिवाइवल के प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हो गई है। थोड़ी देर के बाद क्रेब्स कहती है कि अगर उसे याद नहीं आ रहा है तो वो सब कुछ ब्लास्ट करके खत्म कर देगी। ये सुनते ही सिरा उसे ऐसा ना करने के लिए रोकने लगती है। सबको हैरानी होती है जब क्रेब्स खुद कह देती है कि वो ऐसा नहीं करेगी। एजलगार्ड उसे याद दिलाती है कि वो एक डीमन लॉर्ड है और उसे आम इंसानों की बात मानने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्रेब्स को इसमें कोई गलत बात नहीं लगती। ये देखकर एलिसिया बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है, क्या तुम सच में वही डीमन लॉर्ड हो जो कि मोर्टल्स के एंड के लिए पैदा हुई है? क्रेब्स शांति से हाँ कह देती है। उसके बाद रैम पूछती है, क्या ये सब उसकी पैदाइश का रीजन था कि वही खुद ऐसा करना चाहती है? क्रेब्स मानती है कि उसे याद नहीं है। तब रैम और सेरा उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मोर्टल्स की जान बख्श दें। सबकी उम्मीद के खिलाफ क्रेब्स मान जाती है, लेकिन एलिसिया इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। वो एजलगार्ड से पूछती कि तुम अपने लॉर्ड की इस डिसीजन से ठीक हो, जिस पर एजलगार्ड कहती कि उसे अपने लॉर्ड के फैसले पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। तभी क्रेब्स कहती कि उसे भूख लगी है, तो सिरा उसे अपने लाए हुए बिस्किट्स को दे देती है। बिस्किट्स को खाने के बाद डीमन लॉर्ड अनाउंस करती कि अब उसका नया मिशन दुनिया के सारे बिस्कुट्स खा जाना है और वो सिरा से और बिस्कुट्स मांगने लगती है। सिरा जब उसे समझाने की कोशिश करती है कि पहले सिटी पहुंचना होगा, तब डियाब्लो और एलिसिया बस क्रेब्स को देखते रह जाते हैं। दोनों के मन में अलग अलग थॉट्स चल रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद सब लोग टाउन निकल पड़ते हैं, लेकिन डियाब्लो जिद करता है कि वो रैम को अपनी गोद में ही उठाकर चलेगा। जब रैम उसे नीचे उतारने को कहती है, तब भी डियाब्लो मना कर देता है और कहता है कि तुम भी पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं हुई हो। डियाब्लो रैम से पूछते है कि क्या तुम्हें क्रेब्स का जिंदा रहना ठीक लगता है? जिस पर रैम कहती है कि जब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती तब तक उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वहाँ पर एक फेलन आ जाता है जो कि अपना नाम यूलेरस बताता है। एजलगार्ड डियाब्लो को बताते है कि यूलेरस लगभग पहले डीमन लॉर्ड जितना ही पुराना है। यूलेरस क्रेब्स से परमिशन मांगता है कि वो डियाब्लो और बाकी सभी को मारकर उसकी वापसी का जश्न मना सके, लेकिन क्रेब्स मना कर देती है। उसका ये जवाब यूलेरस को कंफ्यूज कर देता है, लेकिन फिर वो समझ जाती है कि शायद से रीबर्थ के टाइम कुछ गलत हो गया है। यूलेरस कहता है कि वो क्रेब्स को वापस भेज देगा। जब वो क्रेब्स पर अटैक करने के लिए जाता है, तब एजलगार्ड उसके सामने आ जाती है, लेकिन यूलेरस उसे आसानी से हरा देता है और कहता है कि तुम ये सोचकर गलती कर रही हो कि तुम मुझे हरा सकती हो। एजलगार्ड जवाब देती है कि अपने ही लॉर्ड के खिलाफ जाना गलत है, लेकिन यूलेरस अपना डिसीजन जस्टिफाई करता है। वो कहता है कि अगर इस वर्जन के क्रेब्स स्कल को खत्म नहीं किया गया तो असली डीमन लॉर्ड कभी भी रिवाइव नहीं हो पाएगा। जैसे ही वो एजलगार्ड को खत्म करने वाला होता है, तब वो डियाब्लो के अटैक को महसूस करता है। वो तुरंत एजलगार्ड को साइड में फेंक देता है और खुद अटैक से बच जाता है। डियाब्लो उसकी स्पीड की तारीफ करता है, जिस पर यूलेरस कहता है कि वो इतना वीक नहीं है कोई इमोर्टल को हरा सके। डियाब्लो थोड़ी हंसी के साथ कहता है कि तुम इमोर्टल नहीं हो, क्योंकि यहाँ असल में डीमन लॉर्ड मैं हूँ। डियाब्लो यूलेरस पर फ्लेयर ब्लास्ट से अटैक करता है, लेकिन यूलेरस उस अटैक से बच जाता है और सीधा डियाब्लो
डियाब्लो की तरफ चार्ज कर देता है। इसलिए डियाब्लो एक ट्रैप को सेट कर देता है, पर एक बार फिर से यूलेरिक्स जिंदा बच जाता है और क्रिस्टल लेंस से डियाब्लो पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन डियाब्लो अपनी रिफ्लेक्टिव मैजिक का यूज करके खुद को बचा लेता है। ये देखकर यूलेरिक्स बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि डियाब्लो ने कौन सी मैजिक सीख ली है, और डियाब्लो से पूछते हैं कि तुमने ये एबिलिटी कहाँ से सीखी, क्योंकि ये ऐसी यूनिक पावर है जो कि सिर्फ डीमन लॉर्ड ऑफ द माइंड ही यूज कर सकता है। डियाब्लो को ये बात अच्छे से पता होती है, क्योंकि उसने अपनी वीडियो गेम के दौरान डीमन लॉर्ड ऑफ द माइंड को हराकर ये रिंग हासिल की थी। तभी दूसरी तरफ एलर क्रिप्स पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन रैम उसे साइड कर देती है। डीमन लॉर्ड इस बात से काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि रैम ने उसे बचाया, और वो रैम का शुक्रिया भी अदा करता है, लेकिन रैम खुद भी अपने एक्शन से बहुत ही हैरान होती है और कुछ बोल भी नहीं पाती। इधर यूलेरिक्स डियाब्लो की पावर को एक्सेप्ट कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। यूलेरिक्स के जाने के बाद एलिसिया डियाब्लो के पास आती है और पूछती है क्या यूलेरिक्स को भाग जाने देना सही था। डियाब्लो कहता है कि उसे भागने वालों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जबकि सच तो ये होता है कि वो लड़कियों को किसी भी डेंजर में डालना नहीं चाहता था। जब सिटी की तरफ आगे बढ़ने का टाइम आता है तो एजलगार्ड क्रिप्स से अलविदा लेती है, क्योंकि बैरियर की वजह से वो उसके साथ नहीं जा सकती। थोड़ी देर के बाद सब लोग वापस इन में पहुंच जाते हैं। रात को डियाब्लो बेड पर लेटा होता है, तभी सेरा अपने कपड़े उतार कर उससे कहती है कि वो उसकी एनर्जी वापस लाने में मदद करेगी, जिसे देखकर डियाब्लो इतना शौक हो जाता है कि कुछ भी नहीं बोल पाता। सेरा उसके साथ बेड पर आ जाती है और क्रिप्स को भी ज्वाइन करने के लिए बुलाती है। डीमन लॉर्ड क्यूरियोसिटी में खुशी खुशी मान जाती है। जैसे जैसे दोनों डियाब्लो के करीब आ जाते हैं, डियाब्लो अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो फेल हो जाता है। सरप्राइजिंगली उसे उन दोनों से मैजिक एनर्जी का सर्ज भी मिलता है। सब कुछ खत्म होने के बाद डियाब्लो सोचता है कि काश उसे रोज ऐसा ट्रीटमेंट मिल सके। दूसरी तरफ एलिसिया अपने रूम में खुद से कहती है कि क्रिस को अपने डीमन लॉर्ड वाली ड्यूटी पूरी करनी ही होगी। उसी वक्त सिटी के एक चर्च में जो सैडलर पहले से स्टोन बन गया था अब ठीक हो चुका होता है। वो कसम खाता है कि डियाब्लो ने जो उसकी बेइज्जती की है उसका बदला लेगा। अगले दिन डियाब्लो लड़कियों को एक केव में ले जाता है, जहाँ पर वो चाय और बिस्किट्स एंजॉय करते हैं। कैलेस्टाइन से क्रिप्स के बारे में बात करता है। कैलेस्टाइन बताती है कि जीवित हुई डीमन लॉर्ड को बंद करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस हालत में वो किसी के लिए खतरा नहीं है, और डियाब्लो भी इस बात से एग्री कर लेता है। वापस इनकी तरफ जाते हुए सेरा डियाब्लो से कहती है कि वो खुश है कि कैलेस्टाइन ने क्रिप्स को उनके साथ रहने देने का फैसला किया। डियाब्लो कहता है कि कैलेस्टाइन से ज्यादा कोई भी नहीं समझ सकता कि बंद रहना कैसा होता है, क्योंकि वो खुद बैरियर की जिम्मेदारी की वजह से टाउन से बाहर नहीं जा सकती। तब सेरा रैम की ओपिनियन जानने के लिए उसकी तरफ देखती है, लेकिन ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है कि रैम वहाँ पर होती ही नहीं। डियाब्लो और सेरा ये सोचकर ही शायद से कि सब लोग अलग अलग रास्ते होंगे वापस इनमें आ जाते हैं, लेकिन जब वो रूम के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये देखकर वो थोड़े से घबरा जाते हैं। तब डियाब्लो कहता है कि वो बाहर जा रहा है, उन्हें ढूंढेगा, और सेरा से कहता है कि तुम यहीं पर रुक जाओ, क्या पता वो लोग खुद वापस आ जाए। दूसरी तरफ जो 3 लोग गायब थे वो सिटी के सुनसान से एली में होते हैं। वहाँ एलिसिया क्रिप्स से पूछती है क्या उसे पता है कि उसकी मेमोरीज क्यों चली गई। क्रिप्स इस सवाल से कंफ्यूज हो जाती है। तब एलिसिया उसे बताती है कि एक फैलन प्रीस्ट ने कहा था कि डीमन लॉर्ड को रिवाइव करने के लिए सिर्फ मैजिक ही काफी नहीं होती। वो कहती कि उन्हें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे कि क्रिप्स अपनी मेमोरीज और पावर्स को दोनों को पा सके। ये सुनकर रैम थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है और एलिसिया से पूछती है कि क्या तुम सच में चाहती हो कि डीमन लॉर्ड पूरी मोर्टल रेसेस को खत्म कर दे। एलिसिया बिना हिचकिचाए हाँ कह देती है, और ये सुनकर रैम बहुत ही शौक हो जाती है और कहती है कि तुम बिल्कुल अपनी तरह बिहेव नहीं कर रही हो। इस पर एलिसिया बोलती है कि ये उसका असली रूप है। तब क्रिप्स बीच में बोल पड़ती है और एलिसिया से कहती है कि तुम पागल हो जो ये सोच रही हो कि तुम इम्पोर्टेंट हो, लेकिन एलिसिया उसे एश्योर करती है कि वो बिल्कुल ठीक है। वो कहती है कि प्रॉब्लम्स क्रिप्स के साथ हैं, क्योंकि वो मोर्टल रेसेस को खत्म करना नहीं चाहती। क्रिप्स उसे ऐसा बोलने से मना करती है, लेकिन एलिसिया रुकती नहीं और कहती है कि अगर उसकी सेक्रीफाइस से क्रिप्स अपनी डेस्टिनी एक्सेप्ट कर लेती है तो वो खुशी खुशी अपनी जान देने को तैयार है। जब एलिसिया अपनी ग्लोरियस डेथ के बारे में बोल रही होती है तब रैम को याद आता है कि गोक ने मरने से पहले क्या कहा था, और उसे अचानक से समझ में आ जाता है कि गोक को ये सब करने के लिए एलिसिया ने ही मैनिपुलेट किया था। एलिसिया बात को डिनाई नहीं करती, बल्कि प्राउड होते हुए कहती कि नाइफ उसने ही गोक को दी थी। तभी अचानक से सैडलर और पैलेंडिस वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सिचुएशन को देखते हुए एलिसिया तुरंत अपना रुख बदल लेती है और रैम पर इल्जाम लगा देती है कि वो डीमन लॉर्ड की विस्पर है। वो ये भी कहती है कि उसने क्रिप्स को रैम के ग्रुप से बचाया। सैडलर बिना सोचे समझे एलिसिया की बात को मान लेता है, क्योंकि वो पहले से डियाब्लो से बदला लेने का मौका ढूंढ रहा होता है। रैम खुद को बचाने के लिए अपने बोल को समन कर लेती है, लेकिन सैडलर अपने पैलेंडिन्स को अपनी ह्यूमन शील्ड बना लेता है। वो उनकी जिंदगी की कोई परवाह नहीं करता, जिसे देखकर रैम अंदर से हिल जाती है। सैडलर कहता है कि ये उनका फर्ज है, क्योंकि वो उनके लिए एक गॉड है। फिर अपने आदमियों से बुल को पकड़ने के लिए कहता है ताकि वो उसे खत्म कर सके। जैसे ही बुल वैनिश होता है रैम गुस्से में सैडलर पर चार्ज करती है, लेकिन वो उसकी पावर के सामने टिक भी नहीं पाती और पकड़ ली जाती है। जैसे जैसे रैम होश में आने लगती है एलिसिया उसके कान में धीरे से कहती है कि कैरमोल को जो चाहिए वो नफरत है। थोड़ी देर के बाद रैम की आंखें खुलती है और वो खुद को एक वेगोन के पीछे हिस्से वाले
वाले केज के अंदर पाती है। क्रिप्स उसे एक बिस्किट देती है और कहती है कि उसे पता है कि रैम की फैमिली ने उसकी वजह से कितना दर्द सहा है, क्योंकि एलिसिया ने उसे सब कुछ बता दिया है। फिर भी इतना सब होने के बाद रैम ने उसे बचाने की कोशिश की और ये बात क्रिप्स के दिल को छू जाती है। रैम क्रिप्स को बताती कि उसने उसे बचाया क्योंकि उसे लगता है कि दोनों का दर्द एक जैसा है और अपने दिल के क्रिप्स से पूरी तरीके से नफरत नहीं कर पाई। रैम कहती कि उसकी फैमिली को क्रिप्स की सोल के साथ जीने का बोझ उठाना पड़ा, लेकिन क्रिप्स सिर्फ इसलिए अकेली रही क्योंकि वो एक डीमन लॉर्ड के रूप में पैदा हुई थी। इतना कहने के बाद रैम क्रिप्स से प्रॉमिस करती है कि वो एलिसिया की इविल प्लान से उसकी हमेशा प्रोटेक्शन करेगी, लेकिन पहले उन्हें बाकी के सब लोग के पास वापस जाना होगा। क्रिप्स इस बात पर मान जाती है और रैम से पूछती है क्या वो प्रिजन ब्रेक के लिए रेडी है, क्योंकि वो अपनी पावर का यूज करके केज को अनलॉक कर सकती है और सभी गार्ड्स को एस बना सकती है। रैम मना कर देती है और कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वो क्रिप्स से प्रॉमिस कर लेती है कि वो कभी भी असली मैजिक का यूज करके किसी के खिलाफ नहीं करेगी। कुछ देर के बाद दोनों उस चर्च में पहुंच जाते हैं जहां पर सैडलर का बेस बना होता है। सैडलर रैम से कहते हैं कि यहीं उसे सैल्वेशन मिलेगी। रैम उसे साफ कह देती कि वो कभी भी खुद को डीमन लॉर्ड की वर्शिप नहीं मानेगी। सैडलर कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और फिर रैम को बताता है कि वो उसके साथ क्या क्या करने वाला है। जब सैडलर अपनी बातों पर घमंड कर रहा होता है तब रैम का ध्यान एलिसिया की तरफ चला जाता है। रैम एलिसिया से पूछती है कि तुम एक पागल आदमी का साथ क्यों दे रही हो। इस पर एलिसिया कहती कि वो सिर्फ अपना गोल पूरा करना चाहती है, बिना ये बताए कि वो गोल क्या है। जब रैम उस बारे में जानने की कोशिश करती है तो एलिसिया बात को घुमा देती है और सैडलर से कहती कि वो यहाँ से जा रही है। इस बीच डियाब्लो गिल्ड आता है ताकि वो उसे मदद कर सके, लेकिन वो खुद को रोक लेता है। एमिल और सलाइब उसका ये बिहेवियर को देखकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं और उसे बार बार पूछने लगते हैं कि बात क्या है। जैसे डियाब्लो बोलने वाला होता है तभी एक लड़का भागते हुए आता है और सबको बताता है कि उसने रैम को एक प्लैंडाइन के द्वारा एक चर्च में घुसते हुए देखा है। डियाब्लो तुरंत उस लड़के से रास्ता पूछता है और डायरेक्शन मिलते ही बिना टाइम वेस्ट किए और बिना वहाँ से निकल जाता है। जाने से पहले उस लड़के को थैंक यू भी बोल देता है। दूसरी तरफ गोल्फोर्ड देख लेता है कि फेरन मोस्टर का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप सिटी की तरफ बढ़ता आ रहा है, इसलिए वो कैलेस्टाइन को मैसेज भेज देता है कि बैरियर को और स्ट्रॉन्ग किया जाए। वापिस चर्च के अंदर सैडलर रैम को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। क्रिप्स उसे बार बार कहती कि उसे रैम को बचाने दो, लेकिन रैम उसे मना करती है और कहती है कि तुम कुछ भी मत करो। रैम सैडलर के हर जुल्म को चुपचाप बैठी झेलती रहती है, जिससे कि क्रिप्स और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और जब वो बीच में आने की कोशिश करती है सैडलर अपनी सोर्ड से रैम पर वार करता है, जिससे कि उसका रोप फटकर गिर जाता है और उसका असली फॉर्म सामने आ जाता है। ये देखकर सैडलर और उसके आदमी तुरंत डीमन लॉर्ड पर ध्यान देने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो क्रिप्स को नुकसान पहुंचा पाते हैं रैम बीच में आ जाती है। जमीन पर गिरते हुए लगभग मरते हुए रैम कमजोर आवाज में क्रिप्स से कहती है कि वो यहाँ से चली जाए, लेकिन क्रिप्स उसे छोड़ने से मना कर देती है। सैडलर एक बार फिर से रैम को चाकू मार देता है और उसी पल क्रिप्स का कंट्रोल टूट जाता है और वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देती है। उसी वक्त रैम को समझ में आ जाता है कि एलिसिया ने उसके कान में पहले जो कहा था उसका मतलब क्या था। दूसरी तरफ सैडलर ये साबित करने की कोशिश करता है कि वो एक गॉड है और क्रिप्स के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन क्रिप्स पहले उसकी आंखें छीन लेती है और फिर उसे जिंदा जलाकर राख बना देती है। क्रिप्स ने जो एनर्जी ब्रस्ट अनलेस किया होता है उसे पूरा चर्च डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो एनर्जी बैरियर को तोड़ने की कोशिश करती है। इसी के साथ क्रिप्स पूरी तरीके से रैम्पेज पर चली जाती है। तभी उसी मोमेंट पर डियाब्लो वहाँ पर पहुँच जाता है और ये सब देखकर बहुत ही शौक हो जाता है। सेरा भी वहाँ पर आ जाती है और डियाब्लो को बताती कि उसे अपने बर्ड की आंखों से देखा था कि रैम इंजर्ड है। डियाब्लो को समझ में आ जाता है कि उसे क्रिप्स को रोकना ही होगा, इसलिए अपने पास के सारे हीलिंग पोशन सेराक को दे देता है और कहता है कि तुम रैम को बचा लो। इधर सिटी के बाहर फेलन आर्मी पूरी तरीके से इकट्ठी हो चुकी होती है और बैरियर के गिरने का वेट कर रही होती है, लेकिन एल्डर रेक्स तब सरप्राइज हो जाता है जब एलिसिया खुद उनके पास पहुंच जाती है। तब एजलगार्ड बताती है क्रिप्स के जाने की असली वजह एलिसिया ही है। सिटी के अंदर डियाब्लो क्रिप्स से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिप्स इतनी ज्यादा बदल चुकी होती है कि वो डियाब्लो को पहचान ही नहीं पाती और सीधा उस पर अटैक कर देती है। डियाब्लो अपना पूरा फोकस सिर्फ अटैक से बचने पर लगाता है ताकि वो क्रिप्स को बिल्डिंग से दूर लेकर जा सके और सेराक को रैम तक पहुंचने का मौका मिल जाए। साथ ही वो ये भी कैलकुलेट करता है कि बिना क्रिप्स को हर्ट किए और बिना बैरियर को नुकसान पहुंचाए उसे कैसे ओवरपावर किया जाए। तभी क्रिप्स डियाब्लो पर एक डिमोनिक ब्रिज से अटैक करती है, जिसके जवाब में डियाब्लो एक वोल्केनिक वॉल खड़ा कर देता है। जैसे ही उसे चांस मिलता है वो अपनी मैजिक रिफ्लेक्शन का यूज करके क्रिप्स पर ही कर देता है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी क्रिप्स तुरंत रिकवर हो जाती है और दोबारा डियाब्लो पर अटैक कर देती है, जिससे कि डियाब्लो जंप करके साइड हो जाता है। इधर सिरा रैम के मुंह में आखिरी बची हुई हीलिंग पोशन भी डाल देती है। जैसे ही रैम की आंखें खुलती है सिरा उससे पूछती है कि सब कुछ इतना बिगड़ कैसे गया। रैम उसे बताती है कि ये सब एलिसिया की वजह से हुआ है और वो सिर्फ सबको यूज कर रही थी ताकि अपना मतलब पूरा कर सके। सिरा ये सुनकर कहती कि ये सब कितना गलत था। तब रैम पोशन की बोतल को देखकर पूछती कि ये कहाँ से आया। सिरा बताती कि ये सब डियाब्लो ने दिया है। जैसे रैम को पता चलता है कि कोई पोशन नहीं बचा तो वो टेंशन में आ जाती है और वो सोचती कि अगर डियाब्लो को कुछ हो गया तो उसे हील कैसे किया जाएगा। बाहर फाइट
फाइट के दौरान क्रिप्स डियाब्लो को एक ग्रेव स्टोन पर जोर से मारती है, लेकिन अपने हाई लेवल की वजह से डियाब्लो जिंदा बच जाता है। खुद को फ्री करते ही वो क्रिप्स से उल्टे डायरेक्शन में भागने लगता है और उसके हर अटैक को डॉज करता है। क्रिप्स जो कि कॉफिन फेंक रही होती है, उनमें से एक ऑलमोस्ट सेरा और रैम को लगने वाली होती है, लेकिन तभी एक आदमी वहाँ पर आ जाता है और दोनों के लिए ह्यूमन शील्ड बन जाता है। लकीली उसके पास भी कुछ चीट स्किल होती है, इसलिए उसे ज्यादा नुकसान नहीं होता। इधर डियाब्लो लगातार अटैक से बचता रहता है और जैसे ही वो एक सेफ जगह पर पहुंचता है, वो वहाँ एक ट्रैप सेट कर देता है। पास खड़ा वही आदमी डियाब्लो को आवाज देता है और बताता है कि वो लड़कियों को सेफ जगह पर लेकर जा चुका है। ये सुनते ही डियाब्लो वो सारे ट्रैप्स को एक्टिवेट कर देता है जो कि उसने क्रिप्स के भागते हुए बनाए थे। उसके बाद वो अपनी सबसे पावरफुल मैजिक एपोसाइक्लिस एबेस को कास्ट करता है, जो सारे एलिमेंट्स को अनलेस कर देती है और धीरे धीरे और भी ज्यादा पावरफुल होती चली जाती है। एमिल जो वहाँ पर खड़ा होता है, वो सब कुछ देखकर इतना शौक हो जाता है कि ये भूल जाता है कि उसके पास कोई प्लॉट आर्मर ही नहीं है। अगर डियाब्लो टाइम पर उसे धक्का देकर साइड नहीं करता तो एमिल भी उस डेंजरस स्पेल के अंदर खींच लिया जाता है। जब स्पेल पूरी तरीके से खत्म होती है तो उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा क्रिएटर बन जाता है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी क्रेमनेस जिंदा होती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। जैसे ही वो आगे आती है, सिरा और रैम वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसका नाम लेकर पुकारते हैं। डीमन लॉर्ड तुरंत अपना ध्यान उन दोनों पर लेकर आती है। डियाब्लो तुरंत रेडी हो जाता है अगर वो लड़कियों पर अटैक करे तो उसे रोक सके, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि क्रिप्स उन पर अटैक नहीं करती। रैम उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो वापस आ जाए और उसकी बात सुनते ही क्रिप्स का डीमन फॉर्म धीरे धीरे गायब हो जाता है। साथ ही वो मैजिक सर्कल भी खत्म हो जाता है जो बैरियर पर प्रेशर बना रहा था। तीनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। क्रिप्स रैम से माफी मांगती है कि उसने अपना प्रोमिस तोड़ दिया, लेकिन रैम उससे कहती कि ये सब मैटर नहीं करता। दूर ये सब देख रहा डियाब्लो नोटिस करता है कि एमिल पूरी सिचुएशन को लेकर काफी कंफ्यूज है, इसलिए वो उसे सबको समझाने की कोशिश करता है। एमिल कहता है कि उसे समझने की जरूरत नहीं है और वो बोलता है कि एक लॉ मेंबर होने के नाते वो कभी भी लड़कियों को रुलाने जैसा काम नहीं करेगा। एमिल की ये बात सुनकर डियाब्लो को इतनी ज्यादा रिलीफ मिलती है कि वो थकान की वजह से लगभग गिर ही जाता है, लेकिन फिर भी खुद को संभाल कर खड़ा रहता है। दूसरी तरफ सिटी के बाहर फैलन और एलिसिया ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अंदर आखिर क्या गलत हो रहा है। तब इलेर गुस्से में एजलगार्ड पर ही पलट जाता है और कहता है कि वो न सिर्फ 2 बार फेल हुई बल्कि एक ह्यूमन के साथ जाकर खड़ी भी हो गई। वो ये भी कहता है कि एजलगार्ड ने बहुत ही सारे फैलन का टाइम वेस्ट कर दिया है, अब उसका भरपाई भी करनी होगी। एजलगार्ड तुरंत समझ जाती कि सिचुएशन खराब होने वाली है, इसलिए वो एलिसिया से कहती कि जैसे ही वो सिग्नल दे तुरंत भाग जाना। अगले ही पल एजलगार्ड यूलेरिक्स पर अटैक कर देती है और पूरी जगह पर कियोस फैल जाता है। बाद में सिलेबी डियाब्लो और लड़कियों से बात करती है और बताती है कि उसे पहले से ही पता था कि क्रिप्स ही डीमन लॉर्ड है। वो ये भी कहती है कि भले ही वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हो, फिर भी उसे ऐसे खुला छोड़ना बहुत ही रिस्की हो सकता है। सिरा और रैम दोनों क्रिप्स के सपोर्ट में बोलते हैं, लेकिन स्लाइव उनकी बात सुनने को रेडी नहीं होती। तभी अचानक डियाब्लो बीच में बोल पड़ता है और क्रिप्स से कहते हैं कि उसकी स्लेव बन जाए। ये सुनकर स्लाइव और एमिल दोनों बुरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। क्रिप्स थोड़ी देर हेजिटेट करती है क्योंकि उसे लगता है कि स्लाइव बनने से उसकी फ्रीडम चली जाएगी, लेकिन सिरा और रैम उससे प्रोमिस करती कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उन दोनों की बात मानकर क्रिप्स हाँ कह देती है। एक बार फिर स्लाइव और एमिल बिना कुछ बोले हैरान हो जाते हैं, लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो वहीं पर रुक जाते हैं ताकि अपनी आंखों के सामने ये कॉन्ट्रैक्ट बनते हुए देख सके। कुछ टाइम के बाद स्लाइव गोल्फर्ड के पास आ जाती है। लॉर्ड गोल्फर्ड उससे पूछते हैं क्या उसके पास सपोर्ट करने के लिए कुछ नया है। स्लाइव उससे कहती है कि जो कुछ उसे पता है वो गोल्फर्ड पहले से ही जानता है, क्योंकि उसके लोग हर जगह पर हैं। अभी के लिए बस इतना ही किया जा सकता है कि सिचुएशन पर नजर रखी जाए। उसी रात जब डियाब्लो और लड़कियां सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, तब अचानक से एलिसिया वहाँ पर आ जाती है और सिरा को होस्टेज बना लेती है। क्रिप्स गुस्से में एलिसिया से पूछती कि इतना सब करने के बाद उसे अपनी शक्ल दिखाने की हिम्मत कैसी हुई। एलिसिया कहती कि उसे क्रिप्स की मदद चाहिए। फिर वो सबको एक दूसरे के रूम में लेकर जाती है जहाँ एजलगार्ड जख्मी हालत में पड़ी होती है। एलिसिया बताती है कि बाकी फैलन उसके खिलाफ हो गए थे। एलिसिया क्रिप्स से रिक्वेस्ट करती कि वो एजलगार्ड को हील कर दे, लेकिन क्रिप्स मना कर देती है। आखिर में डियाब्लो क्रिप्स को समझाता है और अपना फैसला बदलने के लिए कहता है। क्रिप्स एजलगार्ड को हील कर देती है। होश में आते ही एजलगार्ड पूछती कि क्रिप्स वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में कैसे आ गया। क्रिप्स कहती कि ये सब उसके दोस्तों की वजह से पॉसिबल हुआ है और अब उनके साथ ही रहेगी। एजलगार्ड को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन क्रिप्स से दूर होने के डर से वो चुपचाप मान जाती है। ये देखकर एलिसिया सराह को छोड़ देती है। तब रैम एलिसिया से पूछती है कि वो डीमन लॉर्ड की वर्सी पर क्यों बनी। एलिसिया बताती है कि बचपन से ही उसने मोटर्स का एक बहुत ही बुरा साइड देखा था और धीरे धीरे उनसे नफरत करने लगी। जैसे जैसे वो अपनी बात आगे बढ़ाती गई, डियाब्लो को लगता गया कि दोनों का दर्द काफी हद तक सेम है, बस फर्क इतना है कि एलिसिया ने गलत रास्ता चुन लिया। तभी डियाब्लो नोटिस करता है कि एलिसिया अपनी गलतियों का बोझ उठाते हुए खुद को खत्म करना चाहती है। डियाब्लो बीच में आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि ये भागने का तरीका है और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वो एलिसिया को एक लंबा लेक्चर देता है कि कैसे उसने खुद को सहारा दिया। डियाब्लो की बातों को सुनकर एलिसिया उन सब लम्हों को याद करने लगती है जो उसने इन लोगों के साथ बिताए थे। जब
जब डियाब्लो अपनी बात को खत्म करता है तब एलिसिया रो रही होती है। सेरा और एम उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे माफ कर चुकी है। मोमेंट को कूल बनाने के लिए डियाब्लो कुछ डायलॉग बोलता है, लेकिन अचानक बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो लड़खड़ा जाता है और पूरा मूड ही खराब हो जाता है। जब लड़कियों को पता चलता है कि डियाब्लो के मैजिक पॉइंट्स बिल्कुल खत्म हो चुके हैं तो वो कहती है कि हम जानते हैं कि तुम्हारी एनर्जी कैसे वापस आई जा सकती है। ये सुनकर डियाब्लो इतना ज्यादा शौक हो जाता है कि वो कुछ भी नहीं बोल पाता। अब सवाल ये है कि क्या डियाब्लो कभी अपनी असली दुनिया में वापस जाएगा या फिर यहीं पर रहकर एक लो बजट डीमन का रोल प्ले करेगा। इसी के साथ इस एनिमे का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।